सो हाय गाइस, वेलकम टू अपनी कक्षा। आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस। यार ऑलरेडी इसकी एक वीडियो तुम्हें मिल जाएगी जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर्ड होंगे, तो चुनिंदा क्वेश्चंस होंगे इसमें बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सारी ही हम एग्जाम्पलर कवर कर रहे हैं कंप्लीट, एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो हर में ना तुम्हें ये चीज़ मिल जाएगी जो मैंने हाइलाइटर से लिख रखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी डन इन एओडी एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो फिर जैसे यहाँ 2 आया, फिर अगर 3 डन था, 3, 4, 5 डन थे, तो वो मैंने लिख रखा होगा। समझ आ रहा है? ऐसे ही थीम चलेगा तुम्हारा पूरा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इफ़ द एरिया ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट देन प्रूव दैट द पेरीमीटर वेरीज इनवर्सली एज द रेडियस। क्या मतलब यार, देखते हैं अगर मेरा एरिया πr² है तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया क्या होगा। देखो यही पूछा है ना, इंक्रीजेस, तो रेट निकालते हैं। d/dt πr², तो कितना हुआ 2πr dr/dt। ठीक है, अब गिवन दैट 2πr dr/dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख रखा है ना, इट इंक्रीजेज एट अ यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है यार कॉन्स्टेंट रहना। जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, राइट। तो इसको हमने ले लिया k वेयर k इज अ कॉन्स्टेंट। अब इसके बाद प्रूव दैट द पेरीमीटर वेरीज इनवर्सली एज द रेडियस। मुझे ज़रा ये बताओ यार कि इसको अगर मैं नीचे ले जाऊँ 2πr को, तो आ जाएगा k/2πr। उसके बाद मेरा पेरीमीटर होता है सिर्फ 2πr, राइट। तो चेंज इन पेरीमीटर कितना होता है ज़रा ये बताओ। यानी कि इसको मैं d/dt कर दूंगा। देखो मैंने कर दिया, यहाँ डिफरेंशिएट किया, तो 2π कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर ले आया मैं, dr/dt। ज़रा मुझे ये बताओ यार dr/dt क्या है, k/2πr। तो मैंने इसकी जगह लिख दिया k/2πr। तो 2π कैंसिल हो गया, आंसर आ गया k/r। तो बेसिकली मेरा चेंज इन पेरीमीटर है k/r। मैं क्या ये कह सकता हूँ, चेंज इन पेरीमीटर को मैं लिख सकता हूँ dp/dt, और k को मैं वापस से प्रोपोर्शनैलिटी लाके कांस्टेंट को हटा सकता हूँ। 1/r से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। अब यार ऑफकोर्स हमारे 3, 4, 5 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो हम करेंगे 6th क्वेश्चन अपना, वो दूसरी वीडियो में है। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 1.999 रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, तो 1.999 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 - 0.001 रेज़ टू द पावर 5। हमें 2 रेज़ टू पावर 5 की वैल्यू ऑलरेडी पता है 32, तो उसी से हमारा आंसर आएगा। फंक्शन लेना होता है हमेशा हमें x रेज़ टू पावर 5, जो भी अगर ये पावर 2 होती तो x² लेते। ठीक है, f' होता है 5x4। अब हमेशा हम अपना फर्स्ट प्रिंसिपल लगाते हैं। देखो NCERT में भले ही कुछ और दे रखा हो, बट यही किया करो यार, ये बढ़िया तरीका है बिल्कुल, और इसमें नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल वी नो दैट f' कितना होगा, वो होता है fx + h - fx/h, राइट। तो fx अगर मेरा x रेज़ टू पावर 5 है, तो x + h क्या होगा, बस x की जगह x + h लगा दो, तो x + h रेज़ टू पावर 5 - x रेज़ टू पावर 5। अब यहाँ क्या करना है यार, हमें x को 2 पुट कर दो और h को -0.001। ऐसा मैंने क्यों किया, देखो अगर मैं x को 2 पुट करता हूँ तो 2 - 0.001 कितना होगा मेरा 1.999 रेज़ टू पावर 5, जो मुझे चाहिए था इधर। ठीक है, और हमारा ये कितना हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 5, x को 2 पुट किया है, h को ये पुट किया है, x को 2 पुट किया है। अब इसको तुम ले जाओ इधर, और फिर वापस ये जो 2 रेज़ टू पावर 5 को भी ले जाओ इधर। देखो तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, मैंने इसको रिवर्स कर दिया, इसको जब मैं इधर लेकर गया तो माइनस कर दिया मैंने, ये आंसर आ गया मेरा। तो 1.999 रेज़ टू पावर 5 कितना हो गया 32 माइनस दिस वैल्यू विच इज़ 31.92। यार एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मान लो कि बाई चांस तुम्हारा आंसर 32 से ज़्यादा आ रहा था, तो इसका मतलब तुम गलत हो। क्यों? क्योंकि अगर 2 रेज़ टू पावर 5 की आंसर मेरा 32 है, तो 2 से कम कोई भी नंबर हो ना, उसकी रेज़ टू पावर 5 पक्का लेस देन 32 होगी ही होगी। ओके, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 में मुझसे पूछा है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द मेटल इन अ हॉलो स्फेरिकल शेल हुज इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस आर 3 and 3.005 रिस्पेक्टिवली। अब यार ये करने के 2 तरीके हैं, बट मैं अच्छा वाला तरीका कराऊंगा तुम्हें, और ये भी चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है CBSE बोर्ड में। देखो फिगर कुछ ऐसी है कि मेरे पास क्या है, हॉलो स्फेरिकल शेल है, समझ लो एक खोखली बॉल है, ठीक है, जिसकी कुछ थिकनेस है। वो थिकनेस मेरी कितनी होगी, बाहर की रेडियस माइनस अंदर का रेडियस, ये सब तो 8वीं 9वीं में पढ़ चुके हो यार तुम। ठीक है, तो कितना हुआ 0.005 सेंटीमीटर। अब यार मुझे ये बताओ वॉल्यूम ऑफ द शेल कितनी होगी। हमें बेसिकली अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम निकालना है ना, ऑफ मेटल का मतलब वही वॉल्यूम ऑफ द शेल हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ द शेल कितना हुआ, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फेयर व्हेन इट चेंजेस टू लार्जर स्फेयर। अब तुम बोलोगे ये मैंने क्या लिख रखा है यार, हैं ये क्या लिख रखा है मैंने, क्योंकि टेक्निकली इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी, जो ये मेरा पूरा ये
है ना, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो ये होगी मेरी, कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई 3.00505 क्यूब माइनस 4/3 अंदर के स्फेयर की माइनस कर दो इंटू कितना 3 क्यूब, राइट। ये तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। हमें ऐसे नहीं करना, मुझे ये बताओ चेंज इन वॉल्यूम ना यार ये भी होता है, मैं ये मान रहा हूँ इसको कि छोटा स्फेयर ना इंक्रीज़ कर रहा है किसी रेट से, बड़ा हो रहा है वो, तो हम बेसिकली बस यही बताएंगे यार कि जब वो बड़ा हो रहा है ना तो वही हमारी वॉल्यूम का चेंज है, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फेयर जब वो बड़ा हो रहा है। तो बेसिकली हम निकाल रहे हैं डी वी, ठीक है। डी वी को मैं लिख सकता हूँ डी वी बाई डी आर इंटू डी आर अनडाउटेडली, ठीक है। अब यार मुझे ये बताओ अगर मेरा v है 4/3 पाई आर क्यूब, तो डी वी बाई डी आर कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखो मैंने लिख रखा है यहाँ ये। तो अब मैं देखो डी वी को लिख सकता हूँ डी वी बाई डी आर इंटू डी आर, डी वी बाई डी आर को मैंने लिख दिया 4 पाई आर स्क्वायर और डी आर को मैं लिख रहा हूँ डेल्टा आर, ठीक है। अब यार देखो डी आर इज़ नेवर एग्जैक्टली इक्वल टू डेल्टा आर, बट डी आर इज अप्रॉक्सीमेटली आर डेल्टा आर जब मेरा आर छोटा होता है। तो देखो यहाँ मेरा जो चेंज इन आर है वो कितना है, देखो इतना कम है, चेंज इन आर कितना हुआ 0.0005, बहुत ही छोटा है। तो इसको यार मैं लिख सकता हूँ ऑलमोस्ट डी आर के मतलब इवेल्युएट कर सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो यहाँ मैंने ये लिख दिया। अब ज़रा ये बताओ चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, चेंज इन आर को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ और 4 पाई आर स्क्वायर एट आर इज इक्वल टू 3, है ना, तो यहाँ लिख दिया 3, तो मेरा आंसर आ गया, राइट। ईजी था ना, ठीक है। 8th क्वेश्चन यार थोड़ा अच्छा है। 8th क्वेश्चन में दे रखा है अ मैन 2 मीटर टॉल, तो कोई मान लो आदमी है यहाँ, ठीक है, 2 मीटर हाइट है इसकी, रेट्स वॉक्स एट द रेट ऑफ 1 2/3 मीटर पर सेकेंड। अब यार ये ना बिल्कुल बेवकूफ़ बनाने के लिए मिक्स फ्रैक्शन दे देते हैं, तो कुछ कुछ बच्चे तो सीरियसली यार यहीं छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, 5 1/3 3 1/3, अरे भाई शैडो चेंजिंग हो भाई साहब, डरना नहीं है यार तुम्हें, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो यार इस बेवकूफ़ चीज़ को नॉर्मल फ्रैक्शन बनाओ, तो कितना आएगा 5/3 एंड सो ऑन, ये बन जाएगा तुम्हारा 8/3, ठीक है। तो मान लो इसमें ये दे रखा है कि ये देखो 5/3 की तरफ जा रहा है इस रेट पे टुवर्ड द स्ट्रीट लाइट विच इज़ 5 1/3 अबव द ग्राउंड। अब देखो इतने ये जानबूझ के करते हैं यार ये, ताकि क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम है एक तरीके से, घुमा रहे हैं तुम्हें, कुछ है ही नहीं इसमें। क्या दे रखा है विच इज़ दिस मीटर अबव द ग्राउंड, सीधा सीधा ये नहीं दे सकते थे ये कि 16/3 की हाइट है उस पोल की, ठीक है। तो ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है। हमसे पूछे दो चीज़ें, पहली एट वॉट रेट इज़ द टिप ऑफ द शैडो मूविंग, ठीक है, टिप ऑफ द शैडो मूविंग, यानी देखो यार मान लो कि यहाँ मेरा लाइट सोर्स है वो इल्यूमिनेट कर रहा है इसको, ठीक है, तो इसकी एक शैडो बन रही होगी यहाँ कोई भी, तो मुझसे पूछा जो शैडो की बिल्कुल टिप है ना वो किस रेट से मूव कर रही है, ठीक है। और फिर सेकंड चीज़ पूछा एट वॉट रेट इज़ द लेंथ ऑफ द शैडो चेंजिंग व्हेन ही इज़ 3 1/3 फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 10/3, मतलब मान लो ये इतना मीटर अगर दूर है इससे, तो ये भी तो होगा ना यार कि जो इसकी शैडो है उसकी लेंथ चेंज हो रही होगी डेफिनेटली। तुम खुद सोचो यार, देखो ये मैंने जो एक्सटेंड कर रखा है ये एक्सटेंड क्यों किया है, क्योंकि यहाँ मेरी शैडो आ रही है। होता क्या है कि मान लो कि सन है, लाइट सोर्स है, तुमने क्रिकेट मैचेस में भी देखा होगा, अगर बंदे खड़े होते हैं तो वो तो 4 जगह से आती है, तो शैडो बनती है ऐसे, है ना। तो मैंने क्या किया, इन तीनों को अटैच कर दिया इसकी टिप को, बात समझ आ रही है। अगर तुम मुझे ये बताओ कि अगर मेरा लाइट सोर्स तो इधर ही है, बंदा मेरा अगर पास आ जाता है तो यार मेरी शैडो भी तो छोटी बनेगी ना, देखो ट्रायंगल मेरा ये बनेगा और बची ये शैडो, उससे पहले जब मेरा बंदा इधर था तो शैडो भी लंबी बनेगी। क्या बात समझ आ रही है, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। तो ये कुछ कुछ डिस्टेंस दे रखा है कि ये डिस्टेंस होगा, तब बताओ शैडो किस रेट से चेंज हो रही है वो बताओ, उसकी जो टिप है वो कैसे मूव कर रही है ये बताओ। तो सबसे पहले यार मैंने मान लिया कि ए बी इज़ द हाइट ऑफ द स्ट्रीट लाइट 16/3 मीटर, डी इज़ द हाइट ऑफ द मैन 2 मीटर, ई सी विल बी हिज शैडो, डेफिनेटली देखो मैंने बताया था ना यही तो उसकी टेढ़ी शैडो होगी जो भी लेंथ में होगी, ये इसकी शैडो है, मरा हुआ आदमी नहीं है, शैडो है, ठीक है। टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ शैडो, ठीक है, तो यानी कि डी ई सी बाई डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में ही बता रहे हैं ना, रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है और कुछ तो दे नहीं रखा। क्लियरली बी इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 5/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बी का मतलब ये तो मेरा ऑफकोर्स यार 5/3 पर सेकेंड के उससे चेंज हो रहा है, ठीक है। ये बेसिकली छोटा हो रहा है, बी की लेंथ कम होते जा रही है, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई सी दे आर सिमिलर, ट्राइंगल स्ट्रेंथ की चीज़ लगी है यहाँ, ए बी सी एंड डी ई सी ये दोनों सिमिलर है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि ये मेरा दोनों में 90 है और सी कंपैरिजन है, तो किस उससे सिमिलर है, हमारे एंगल या राइट एंगल किसी से भी कह सकते हो,
तो अब ये देखो, SPST से, सिमिलर पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से, CE अपॉन BC, CE अपॉन BC, सॉरी CE छोटे ट्राइंगल का अपॉन BC इज इक्वल टू DE अपॉन AB, DE अपॉन AB, ठीक है, इज इक्वल टू, अब मुझे ये बताओ, DE की लेंथ मुझे दे रखी है 2 मीटर, AB की लेंथ मुझे दे रखी है 16/3 मीटर, तो फ्रैक्शन आया 3/8, तो CE अपॉन BC हो गया 3/8। तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ 3BC इज इक्वल टू 8CE, देखो 3 वहाँ ले गया, इसको इधर ले गया। ज़रा मुझे ये बताओ, मैं BC को ये लिख सकता हूँ, पूरी BC को मैं लिख सकता हूँ BE प्लस EC, ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया BE प्लस EC इज इक्वल टू 8CE। उसके बाद इसको खोल लिया 3BE है ना प्लस 3CE इज इक्वल टू 8CE, तो ये इधर जाके कट के बन गया 5CE, जो मैंने डायरेक्टली यहाँ लिख रखा है। अब ज़रा मुझे बताओ CE की वैल्यू कितनी होगी, 3/5 BE, तो मुझे जो ये CE है ना, ये इसकी टर्म्स में चाहिए था या ये इसकी टर्म्स में चाहिए था, तो ये आ गया 3/5 BE के बराबर। अब मुझे क्या निकालना था, टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ शैडो, यानी कि EC या फिर CE एक ही बात है, अपॉन DT, ठीक है। तो मुझे बताओ इफ़ BE/DT, D ऑफ BE डिवाइडेड बाई DT अगर मेरा 5/3 है, ये तो डेफिनेटली है ना, ये देखो ये इधर जा रहा है 5/3 से, तो ज़रा ये मुझे बताओ CE किस उससे चेंज होगा, मुझे ये ज़रा ये बताओ CE की वैल्यू कितनी है, CE इज इक्वल टू 3/5 BE, दोनों साइड अगर मैं D/DT लगा देता हूँ, D/DT, तो 3/5 तो कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, इंटू 5/3, तो आंसर मेरा आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। तो जो लेंथ ऑफ शैडो है वो 1 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रही है, राइट। यानी कि मान लो पहले इतनी थी, फिर 1 मीटर बाद वो छोटी हो जाएगी, लेंथ छोटी हो रही है ना शैडो की, तो वो स्पीड से छोटी हो रही है। मैं देखो, मेरे को चेंज इन EC बताना था, सबसे पहले लेंथ ऑफ शैडो सेकंड चीज़ पूछी थी मुझसे, फर्स्ट चीज़ नहीं, ठीक है। तो ये मैंने निकाल दिया लेंथ ऑफ शैडो। अब मुझे निकालना है एट व्हाट रेट द टिप ऑफ इट शैडो इज़ मूविंग, तो टिप ऑफ शैडो के बारे में निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, BC की लेंथ है BE प्लस EC, BE प्लस 3/5 BE, ठीक है, क्योंकि CE की वैल्यू ये थी, तो इसका मतलब 8/5 BE, ठीक है। सो D ऑफ BC/DT कितना हो गया, D/DT ऑफ 8/5 BE, राइट। तो यहाँ लिख दिया 8/5 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, BE की वैल्यू कितनी है, D/DT BE 5/3, राइट। तो ये कट के कितना हो गया 8/3, मेरा आंसर आ गया। तो जो टिप ऑफ शैडो है वो 8/3 मीटर मूव कर रही है लाइट से, सोर्स से। अब तुम बोलोगे यार ये कैसे निकाला मैंने तो BC का चेंज निकाला है, राइट, तो मेरे को वही निकालना था, क्योंकि मेरे को एट द एंड इसकी टिप के बारे में निकालना है ना, ठीक है। तो करते यार अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा था, मतलब इतना अच्छा भी नहीं, ज्योमेट्री लग रही थी। 9th क्वेश्चन ऑलरेडी डन इन AOD एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अपने 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीजेज एट अ कॉन्स्टेंट रेट, ठीक है, तो यानी हमारी क्यूब की डायमेंशन चेंज हो रही होगी, वॉल्यूम की चेंज हो रही होगी, क्यूब बड़ा हो रहा होगा कॉन्स्टेंट रेट पे। प्रूव दैट द इंक्रीज इन इट सर्फेस एरिया वेरीज इनवर्सली एज द लेंथ ऑफ द साइड। तो सबसे पहले हम साइड को ले लेंगे x, देन वॉल्यूम इज इक्वल टू x³ एंड सर्फेस एरिया इज इक्वल टू 6x², ठीक है। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू dV/dt इज इक्वल टू d, v की जगह मैंने लिख दिया x³ अपॉन dt। चेन रूल से इसकी पहले डिफरेंशिएशन करो, 3x² dx/dt, राइट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dV/dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, dV/dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये मेरा बन गया कॉन्स्टेंट, इसको मार्क कर लो 1। मुझे ये बताओ इंक्रीज इन सरफेस एरिया निकालना है। अब हमें इंक्रीजिंग सरफेस एरिया होता है ds/dt, और s है हमारा 6x², तो इसकी भी अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 12x, dx/dt हमारा आएगा चेन रूल से, इसको मार्क कर लो 2, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2, 12x dx/dt कितना होगा मेरा, ज़रा बताओ। 12x इंटू k/3x², ऐसा क्यों यार, क्योंकि अगर मेरा 3x² dx/dt अगर k के बराबर है, तो इस चीज़ को ऑफकोर्स यार तुम डिनोमिनेटर में लेकर जा सकते हो, इतना तो दिमाग है ना, ये तो काफ़ी छोटी सी चीज़ है, राइट। तो इसको मैं ले गया नीचे, इसके बाद 12 और 3 कट के हो जाएगा 4, x और x कट के हो जाएगा यहाँ x, तो आंसर आ गया 4k/x। दिस इज इंक्रीज इन एरिया। मुझे ये बताओ 4k एक कॉन्स्टेंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये जो चीज़ है क्या है, ds/dt इंक्रीज इन सरफेस एरिया इज प्रपोर्शनल टू 1/x, राइट। तो हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी, वेरीज इन्वर्सली, इन्वर्सली का मतलब होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एज द लेंथ ऑफ इट साइड, यानी कि x से, ठीक है। अब करते हैं अपना 11th क्वेश्चन। x एंड y आर द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स सच दैट, मान लो कि एक स्क्वायर है x x x x, एक स्क्वायर है हमारा y y y y, सच दैट y इज इक्वल टू, हमेशा y का रिलेशन दे रखा है x माइनस x² के बराबर होता है, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सेकेंड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू द एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर। कहने का क्या मतलब, देखो
साइड ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर एक्स, साइड ऑफ द सेकेंड स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एरिया ऑफ द सेकेंड स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी कि एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. नाउ चेंज इन एरिया ऑफ द सेकेंड एरिया, चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सेकेंड एरिया क्या लिख रखा है मैंने, बेसिकली ये चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सेकेंड स्क्वायर है. ओके, लेट मी राइट इट. चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सेकेंड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू डी ऑफ एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर डी ऑफ एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर. राइट, यही तो दे रखा है. मुझे बताओ वाई स्क्वायर की वैल्यू ये है, रख दी मैंने. एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है, रख दी मैंने. तो बेसिकली यार क्या मैं ये कह सकता हूँ, देखो मैंने डायरेक्टली नहीं लिखा है बट समझने की कोशिश करो. इसका मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आता ही होगा ना यार तुम्हें. ठीक है, इसको मैंने खोल दिया सबसे पहले. अब मैंने क्या किया, किसी भी चीज़ को अगर मैं लिख रहा हूँ डी ए बाई डी बी तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी ए बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी बी. आई डोंट थिंक इसमें तुम्हें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होनी चाहिए. तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, इसको पटक के इधर ले गया, एक अपने आप डी एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. ठीक है, अब इसकी क्या होगी देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर दी, आंसर मेरा कितना आ गया 2x प्लस 4x क्यूब 6x स्क्वायर. अब इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, तो 1 अपॉन 2x, तो बस 2x लिख दिया, उसके बाद डिवाइड कर दिया, मेरा आंसर आ गया. बहुत सिंपल. 12th क्वेश्चन, फाइंड द कंडीशन सच दैट द कर्व्स 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड 2xy इज इक्वल टू के इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली. अब जो ऑर्थोगोनली है इसका क्या मतलब होता है यार, देखो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ यहाँ, फॉर टू कर्व्स टू कट ऑर्थोगोनली द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मस्ट बी 90 और प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1. देखो मतलब ये है, देखो अगर मान लो कि मेरा कर्व है तो बना लेता हूँ मैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x और एक्स वाई इज इक्वल टू के. समझ लो कोई भी कर्व मेरा ऐसा जा रहा है, तो इसका क्या मतलब होता है यार, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, उस पर इससे टेंजेंट बनाओ और इस कर्व के रिस्पेक्ट में अगर वो 90 डिग्री का एंगल है, इसका मतलब उन दोनों कर्व्स के बीच का एंगल 90 है और इसका मतलब वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऑर्थोगोनली. ठीक है, सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होता है. तो 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 2xy इज इक्वल टू के. तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 2x की जगह देखो मैंने क्या लिख रखा है यहाँ, देखो 2xy इज इक्वल टू के. इस चीज़ को मैंने उठाया, 2x की जगह लिख दिया वाई स्क्वायर क्योंकि इसकी वैल्यू वाई स्क्वायर है. तो वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू के, तो वाई क्यूब इज इक्वल टू के, तो वाई की वैल्यू आ गई के रेस्ट टू पावर 1/3. एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो 2x की वैल्यू है वाई स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू है वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, तो आ गया के रेस्ट टू पावर 2/3 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, हमने पॉइंट निकाल दिया. ऑन, पहले इस कर्व पे टेंजेंट निकालो, फिर इस कर्व पे निकालो, उन दोनों स्लोप्स को इक्वेट वो कर दो, मल्टीप्लाई कर दो. तो क्या होगा देखो, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट किया हमने, ये कर्व है इसको हमने डिफरेंशिएट किया, डी वाई बाई डी एक्स निकाला, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला, फिर इस पॉइंट पे निकाला तो आंसर आया. ये हमारा है m1 स्लोप 1, इसको हमने मार्क कर दिया 1. सिमिलरली स्लोप ऑफ टेंजेंट एट मतलब दिस पॉइंट ऑन दिस कर्व. अब देखो ये कर्व हमने ले लिया, इस कर्व की हम बात करेंगे अब, इस वाले कर्व की. ठीक है, तो इस कर्व पे क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन कर दी मैंने, y को लिख दिया k अपॉन 2x. ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया -k अपॉन 2x स्क्वायर. इस पे हमने ये वाला पॉइंट डाल दिया, तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस x की जगह हमने ये वाला पॉइंट डाल दिया. देखो तो कट पुटा के मेरा आंसर आ गया -2 अपॉन के रेस्ट टू पावर 1/3. इसको हमने मार्क कर लिया 2 और ये है हमारा स्लोप 2. अब फॉर टू कर्व्स टू कट ऑर्थोगोनली द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मस्ट बी 90 और द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1. सो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, जो 1 और 2 का प्रोडक्ट है, इनको कर दो -1 के बराबर, तो ये कट गया, ये कट गया. ठीक है, ये मिला के बन गया 2/3, ये बन गया 2. तो अब क्या करो, ये 3 इधर ले जाओ, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इज द रिक्वायर्ड कंडीशन. ओके, 13th क्वेश्चन इज ऑलरेडी डन इन एओडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ओके, तो अब हम करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14. ठीक है, 14 में क्या दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व √x प्लस √y इज इक्वल टू 4 एट विच टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस. तो ये बड़ी अच्छी चीज़ दे रखी है यार, इसमें लाइक कुछ दे नहीं रखा. मुझे ये बताओ, टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक ऐसी लाइन जो दोनों x एक्सिस और y एक्सिस, अगर x और y की बात हो रही होती है तो यार वो पॉजिटिव x और पॉजिटिव y की ही बात हो रही होती है. ठीक है, तो यही मेरी ऐसी लाइन बनेगी, अगर तुम नोटिस करो, जो इसका जो इंटरसेप्ट है मेरा यहाँ से x एक्सिस से भी इक्वली इंक्लाइंड है और y से भी उतना इंक्लाइंड है और मेरा एंगल है 135. तभी ऐसा सीन होता है जब मेरा स्लोप -1 होता है. तो फॉर द टेंजेंट टू बी इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस द स्लोप शुड बी -1 ओनली. +1 में काम नहीं चलेगा यार, क्योंकि मान लो कि अगर मैं ये दिखाता हूँ एक लाइन, इसका +1 स्लोप है, तो मेरा यहाँ का डिग्री तो यार 45 हो जाएगा, बट पॉजिटिव y एक्सिस के साथ 135 डिग्रीज बनाएगा, तो +1 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा हमारा.
सॉल्व करते यार इसको। मैंने कर्व लिखा, मैंने उसको डिफरेंशिएट किया, मेरा dy/dx आ गया -√y/x। इसको अपने -1 से इक्वेट कर दो क्योंकि यही मेरा स्लोप होना चाहिए। कर दिया इक्वेट, तो y की वैल्यू आ गई x। अब यार मुझे बताओ x = y जो भी मेरा पॉइंट है वो मेरे कर्व पे भी लाए पक्का करता है, तो इस पे डाल दो। y की जगह मैंने डाल दिया x या फिर x की जगह डाल दिया y। तो y की वैल्यू देखो यहाँ से आ गई 4। तो पॉइंट क्या होगा, क्योंकि x भी मेरा y के बराबर है, तो 4,4 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। सो 15th क्वेश्चन, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व y = 4 - x² एंड y = x²। वो क्या एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व क्या होता है, फिर से बताता हूँ। इट इज़ द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कर्व्स के बीच का कभी एंगल नहीं होता एक्चुअली, वो टेंजेंट्स के बीच का एंगल होता है, उसको हम कह देते हैं। जैसे मान लो ये मेरा कर्व 1 है और ये मेरा कर्व 2 है, तो क्या करो, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। अब क्या करो यार, एक बारी के लिए मान लो ये कर्व 1 था और ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, अभी कर्व 2 को एक बारी के लिए भूल जाओ वरना दिमाग नहीं चलेगा, ठीक है। टेंजेंट बनाओ इस पॉइंट पे, ठीक है। सिमिलरली जो मेरा कर्व 2 है, ये वाला पॉइंट था, तो इस पर टेंजेंट बनाओ। तो अब मैं इसी पे बना के दिखाता हूँ। ये टेंजेंट ऐसा होगा और इस कर्व के रिस्पेक्ट में ऐसे। अब जो इनकी टेंजेंट के बीच का एंगल है ना यार, ठीक है, वो होता है एंगल बिटवीन द कर्व्स। क्या बात समझ आ रही है? ठीक है, तो करते हैं अब यार। पहला कर्व है y = 4 - x², दूसरा कर्व है y = x²। तो मुझे ये बताओ, इस x² को यहाँ ले जाओ, तो x² = 4 - x², 2x² 4, x² 2, x की वैल्यू ±√2, y = x², तो y की वैल्यू तो हमेशा 2 ही आ रही है। तो पॉइंट्स क्या हो, सबसे पहले √2,2 और फिर -√2,2, ठीक है। अब फॉर द कर्व, पहले कर्व पे 2 कर्व है ना, तो सबसे पहले हमें देखो पॉइंट मिल गया। अब इसका स्लोप निकालते हैं और m1 निकाल देते हैं, फिर इसका निकालते हैं, m1 निकाल देते हैं, ठीक है। आप करते हैं यार जल्दी से। y की वैल्यू ये है, dy/dx आ गया -2x। फॉर कर्व y = x² dy/dx 2x, दूसरे वाले में 2x आ रहा है। अब यार मुझे ये बताओ, एट पॉइंट √2,2, अगर इस पॉइंट की मैं बात करता हूँ तो क्या होगा मेरा m1, अगर मैं सबसे पहले डाल रहा हूँ इसमें, अब ऊपर वाले कर्व में पॉइंट डाल रहा हूँ, तो आंसर आ गया -2x की जगह डाला, मेरा स्लोप आ गया ये, ठीक है। अब m2 क्या आएगा मेरा, दूसरे वाले कर्व में, इसमें y = x² में यही चीज़ डाली, सेम चीज़, इसका स्लोप आ रहा था ये, यही वाला पॉइंट डाल दिया। यार अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो जस्ट अभी मैंने बताया फिर बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। पहले हमने जो ये वाला टेंजेंट बनाया, ये m1 है, ये m1 है और ये m2 है। क्या बात समझ आ रही है? ठीक है, तो हमने यही वाला पॉइंट लिया है, अभी ये नहीं लिया था, अभी जस्ट अभी के लिए ये लिया है। इसमें मुझे बताओ, अगर मेरे पास स्लोप 1 है, स्लोप 2 है, 2 लाइन्स दे रखी है, तो मैं tan थीटा निकाल सकता हूँ दोनों के बीच? क्या बिल्कुल निकाल सकता हूँ। स्ट्रेट लाइन्स में अगर तुम्हें याद हो, tan थीटा = m1 - m2 1 + m2 m2 m1 m2 का मॉड। तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने डाल दी यहाँ पे, आंसर आ गया 4√2/7। तो थीटा मेरा आ गया tan इनवर्स 4√2/7। अब तुम बोलोगे रुको यार, दूसरा पॉइंट भी तो था इंटरसेक्शन का, है ना, 2 पॉइंट्स है, यानी कि मान लो एक कर्व कुछ ऐसा है और दूसरा कर्व ऐसे कट कर रहा है, तो 2 पे कट कर रहे हो। तो देखो एक हमारा मान लो ये बन रहा है और एक देखो ऐसे टेंजेंट्स का पेयर बन रहा है, तो 2 बार हो रहा है। ऐसा कर्व नहीं है, नॉट नेसेसरीली, बट कुछ ऐसा ही सीन है। दूसरे पॉइंट के लिए भी सेम, m1 निकाला। अब m1 हमारा -2x था, तो उसकी जगह -√2 डाल दिया इस बार, और m2 हमारा 2x था, उसकी जगह -√2 डाल दिया, तो आंसर ये आ गया। अब एंगल बिटवीन टेंजेंट्स के लिए मैंने सेम काम किया और आंसर मेरा सेम ही आ रहा है, तो एक ही एंगल निकला मतलब वो, ठीक है। ओके, सो 16th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। प्रूव दैट द कर्व्स y² = 4x एंड x² + y² - 6x + 1 = 0 टच ईच अदर एट द पॉइंट 1,2। यार टच का मतलब क्या होता है यार, पहले बताता हूँ। देखो ये 2 कर्व्स कट कर रहे हैं, ये 2 कर्व्स टच कर रहे हैं, अगर एक पॉइंट पे वो टच कर रहे हैं तो वो मतलब टच कर रहे हैं। देखो अब टच करने की कंडीशन कैसे निकालते हैं यार, कभी भी अगर कोई भी 2 कर्व्स टच कर रहे होगी एक पॉइंट पे, तो डेफिनेटली वो एक कॉमन टेंजेंट से पास कर रहे होगे। तो काफ़ी इजी हो गया यार अब तो, है ना। पहला कर्व दे रखा है, दूसरा कर्व दे रखा है। फॉर पहला वाला कर्व मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, 2y y' = 4, तो y' की वैल्यू आ गई 2/y। अब इस पॉइंट पे मैंने क्या डाल दिया, 1,2, क्योंकि दे रखा है मुझे पॉइंट, ठीक है। तो 1,2 डाला, तो आंसर आ गया मेरा 1। तो ये मेरा पहला स्लोप आया, यानी कि ये जो पॉइंट दे रखा था, मान लो पहला कर्व है, 1,2 पे पहला स्लोप आया मेरा, ठीक है। अब इसके लिए मैंने क्या किया, इसका dy/dx निकाला, y', उस पर 1,2 डाला और आंसर 1 आ गया। अब जो ये स्लोप है दोनों ही कर्व्स का सेम है और वो सेम पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो अगर मान लो मुझे एक ही पॉइंट दे रखा है और स्लोप सेम है, तो वो टेंजेंट भी एक ही होगा, तो कर्व्स टच ईच अदर, ठीक है। तो अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17 में मुझे दे रखा है, मुझसे पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन्स टू दिस कर्व विच आर पैरेलल टू द लाइन दिस। तो मान लो कि मेरा ये कोई कर्व है,
इस पे मान लो टेंजेंट्स पढ़ रहे, ये नॉर्मल्स पढ़ रही है मेरी जो भी है, ठीक है। ऐसी नॉर्मल निकालनी है जो इस रैंडम एक दूसरी लाइन है उससे पैरेलल है। दो लाइंस पैरेलल कब होती है? जब उनका स्लोप बराबर होता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैंने कर्व लिखा, मैंने dy बाई डी एक्स निकाला, यहाँ से ये आ गया, फिर मैंने माइनस डी एक्स बाई डी वाई निकाल दिया, ये आ गया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि नॉर्मल का स्लोप क्या होता है? -1/m, जहाँ m मेरा टेंजेंट है तो नॉर्मल माइनस डी एक्स बाई डी वाई होता है, इसको 1 मार्क कर लिया। अब अगर मेरा नॉर्मल पैरेलल इस लाइन से है तो जो इस लाइन का स्लोप है यानी कि -1/3, ये कैसे निकाला? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 3y इज इक्वल टू -x + 4, तो इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू -1/3x + 4। तो मैंने यही कुछ नहीं किया है, y इज इक्वल टू mx + c से कोफिशिएंट कंपेयर किया है, तो मेरा ये आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब मुझे बताओ, इसको मैंने कंपेयर करा इससे, तो मेरा y इज इक्वल टू x आ गया। अब मैंने इस y इज इक्वल टू x को इस इक्वेशन में डाल दिया ताकि मेरे पॉइंट्स निकल जाए। पॉइंट्स निकालने हैं ना मुझे, स्लोप तो गिवन है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकल जाएगी। अब पॉइंट्स लाई ऑन द कर्व, तो 3x² - y इज इक्वल टू 8, 3x² - x का स्क्वायर क्योंकि y इज इक्वल टू x था, इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो मेरा x का आंसर आ गया x² इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू आ गई +-2। अगर मेरा x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है? y इज इक्वल टू x था, तो y की वैल्यू भी 2 आ गई। अगर x -2 है तो y भी -2 है, तो पॉइंट्स आ गए 2, -2, -2, -2। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो गई? y - y1 इज इक्वल टू m x - x1, तो मेरा 2 है ये, ठीक है, -2 नहीं, 2, +2 बीइंग द पॉइंट, राइट। अब इसको मैंने सॉल्व किया, 3 वहाँ ले गया तो आंसर आ गया 3y + x इज -8 इज इक्वल टू 0। इट इज़ द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट नॉर्मल। देखो दो नॉर्मल निकल रही है ऐसी जो इस लाइन से पैरेलल थी मेरी, ठीक है, जो एक गिवन लाइन से पैरेलल थी। सेकंड इक्वेशन के लिए y - y1 y -2 यानी कि y + 2 इज इक्वल टू -1/3 x + 2, तो दूसरी लाइन की इक्वेशन भी कुछ ऐसी आ गई। अब ये दो लाइन्स है जो पैरेलल है आपस में भी और उस तीसरी लाइन से भी पैरेलल है, ठीक है। इट इज़ द इक्वेशन ऑफ सेकंड नॉर्मल। करते हैं अपना 18 क्वेश्चन। एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द कर्व x² + y² - 2x - 4y + 1 इज 0 द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द y एक्सिस। कहने का मतलब ये कोई कर्व है, ये एक सर्कल की इक्वेशन है यार, सीधा सीधा मैं लिख देता हूँ। मान लो कि इसका सेंटर क्या है वो भी देख लेते हैं एक बार यार। ये है x² - 2x + 1, इसको अरेंज कर लेता हूँ यार मैं। देखो x² - 2x + 1, यह आ जाएगा y² - 4y + 4। अब +1 + 4 किया है तो उस साइड भी करना पड़ेगा, यहाँ +1 है इज इक्वल टू +1 पहले से ये दे रखा तो इसमें ले लो, +4 + 4 वहाँ आ गया, तो 2 का स्क्वायर, तो ये है y - 2 और x - 1, तो हमारा सेंटर है 1, 2 जो भी है। तो यहाँ अगर मान लो मेरा 1, 2 पॉइंट है और कोई भी हमारा सर्कल बन रहा है, मुझसे ये पूछा है कि इस पूरे सर्कल में ऐसे कौन से पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स है ना, जो मेरे y एक्सिस से पैरेलल होगा अगर उस पर मैं टेंजेंट बनाऊंगा। तो ऑफकोर्स 2 पॉइंट हो गए, ये तो मैं फिगर देखते ही बता सकता हूँ ना। तो अगर मान लो तुम्हारे 3 या 1 पॉइंट आ रहे हो तो तुम गलत कर रहे हो, ठीक है। अब कर्व लिखा, डिफ्रेंसिएशन की, y' को कॉमन लिया, y' ढंग से निकाला, फिर और ढंग से निकाला, उसके बाद dx/dy की वैल्यू निकाली, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1/y', ठीक है, तो उसकी वैल्यू भी मेरी ये आ गई। मुझे ये बताओ, फॉर टेंजेंट्स टू बी पैरेलल टू x एक्सिस मेरा dx/dy 0 होता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? डेफिनेटली कह रहा हूँ ना यार। देखो टेंजेंट जब मेरे पैरेलल होते हैं x एक्सिस से तो dy/dx 0 होता है, और अगर मेरे टेंजेंट्स y एक्सिस से पैरेलल हो रहा है तो मेरा उसका उल्टा रेसिप्रोकल 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको 0 कर दो, तो इस चीज़ को 0 कर दो तो y की वैल्यू आ गई 2। अब देखो हमें y कोऑर्डिनेट तो मिल गया, हमें पॉइंट्स निकालने थे, x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? इस पॉइंट को इस कर्व में भर दो, ठीक है, भर दिया हमने इस कर्व में, तो x की कोई वैल्यू आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है ऑफकोर्स, 2 वैल्यू आएगी ऑफकोर्स, तो x की 2 वैल्यूज आ गई। तो एक पॉइंट होगा 3, 2, एक पॉइंट होगा हमारा -1, 2। क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट होने थे, ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया था, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 आर ऑलरेडी डन इन AOD एग्जाम्पलर सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट यार। अब हम कर रहे थे अपना क्वेश्चन नंबर 21 में मुझसे क्या पूछा है? शो दैट फॉर a इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 हमारा जो फंक्शन f(x) है √3 sin x - cos x - 2ax + b, इट इज़ डिक्रीजिंग इन r, यानी x बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो सीधा f' निकालते हैं यार। अगर मेरा f(x) ये दे रखा है, f' निकालते हैं, तो ये मैंने f' लिख रखा है, अरे बाप रे, ये f(x) है, ठीक है, ये f' नहीं है, ये है मेरा f(x). ओके, सो हमारा f(x) दे रखा है √3 sin x - cos x - 2ax + b, ठीक है। तो f' कितना हो जाएगा उसका? sin x की डिफरेंशिएशन cos x, √3 कांस्टेंट है, cos x की माइनस sin x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2x की डिफरेंशिएशन -2a की डिफरेंशिएशन 0। अब देखो डिक्रीजिंग के लिए अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि f' इज लेस देन इक्वल टू 0 तो मैं 100% कह सकता हूँ ये फंक्शन डिक्रीजिंग इन r है, डेफिनेटली हाँ, ठीक है। ओके, सो
अब मुझे ये बताओ यार, अब मैं इस चीज़ को जो मेरा है √3 cos x प्लस साइन एक्स माइनस 2 है हमारा f डैश एक्स, राइट, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को कॉमन ले लो, मैं इंटेंशनली 2 डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1/2 और 2, क्या बात समझ आ रही है। तो अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ कितना बचेगा, √3/2 cos x हाफ साइन एक्स माइनस ए लेस देन 0, राइट। देखो फॉर डिक्रीजिंग f डैश एक्स मस्ट बी लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0 कर देते यार ये चीज़, क्योंकि सिर्फ डिक्रीजिंग है, मैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग समझ गया होगा उस टाइम पे। अब मुझे ये बताओ √3/2 को मैं cos 30 लिख सकता हूँ, डेफिनेटली। और अगर तुम्हें ये चीज़ समझ नहीं आ रही है प्लीज़ 11वीं की मैथ्स फिर से एक बार देखो, तो रिवाइज करो उसे, ठीक है। तो cos 30 cos x sin 30 sin x माइनस ए इज लेस देन 0, राइट। 2 तो यार पॉजिटिव है, वो कट जाएगा हमारा कांस्टेंट। ज़रा मुझे ये बताओ cos a cos b प्लस sin a sin b को क्या मैं cos a माइनस b लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको cos a माइनस b लिख सकता हूँ, मैं इसको ये भी लिख सकता था cos π/6 माइनस एक्स, इट इज़ द सेम डैम थिंग, ओके। सो इट इज़ लेस देन a। अब ज़रा मुझे ये बताओ यार, ये बेसिकली जो cos x मेरा होता है वो 1 से तो पक्का छोटा ही होता है, राइट। यहाँ से मैं क्या चीज़ कह सकता हूँ कि cos x माइनस π/6 मेरा a से छोटा है डेफिनेटली, राइट। तो अगर मेरा कोई भी नंबर एक डेफिनेट नंबर से छोटा है तो उसकी जो मैक्स वैल्यू है वो भी a से छोटी है पक्का, राइट, ठीक है। और ये लेस देन आ रहा था हर जगह, इसको एक बार करेक्ट कर लेते हैं क्योंकि सिर्फ डिक्रीजिंग की बात हो रही है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात नहीं हो रही है। तो अब ज़रा मुझे यार ये साइड में देख के बताओ, ये देखो अगर मैं कहता हूँ कि cos x माइनस π/6 इज लेस देन इक्वल टू a, अगर किसी भी नंबर ये इससे छोटा है तो इसका मतलब इसकी जो मैक्स वैल्यू होगी, cos x की मैक्स वैल्यू होती है 1, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू a। तो देखो जो मैंने यहाँ लिख रखा है कि 1 मेरा लेस देन a से, a 1 से बड़ा है, तो यही मेरी एक कंडीशन है, ये देखो यही चीज़ मुझे प्रूफ करनी थी, राइट। सो अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22। हमारा फंक्शन दे रखा है tan इनवर्स sin x प्लस cos x, इसे हमें प्रूफ करना है कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है इन 0 to π/4, ठीक है। तो हमारा फंक्शन दे रखा है, उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन tan x की क्या होती है, tan इनवर्स x की 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैंने एक्स स्क्वायर यहाँ लिख रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक की बात है, ठीक है। अब चेन रूल लगेगा, साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन cos x की डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब इसके बाद मुझे ये बताओ यार, किसी भी चीज़ का होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, तो उसमें अगर तुम 1 भी ऐड कर दोगे तो भी वो 0 से बड़ी चीज़ है। कहने का मतलब डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव है 100%, और भाई मैं उस पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मुझे ये बताओ, मुझे इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए बेसिकली ये चीज़ दिखानी होती है कि जो हमारा ये चीज़ है, जो पूरा f डैश एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ज़रा ये बताओ, अगर मैं 0 to π/4 और ये ओपन ब्रैकेट था, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो मेरा जो cos x है वो sin x से बड़ा होता है इन 0 to π/4। काफ़ी ऑब्वियस चीज़ है ना, क्यों, क्योंकि देखो अगर हम ग्राफ बनाते हैं sin x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये हमारा π/2 होता है और π/4 तक भी यहाँ आता है, और cos x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो देखो ये है 0 से लेकर π/4, ये वाली लाइन, जो मेरा cos x है वो sin x से ऊपर है, यानी कि cos x sin x से बड़ा है, यानी कि cos x माइनस साइन एक्स 0 से बड़ा है, ठीक है। तो अगर मुझे ये बताओ, अगर ये 0 से बड़ा है, ये भी चीज़ हमारी पॉजिटिव है, तो हमारा पूरा f डैश एक्स है ग्रेटर दैन 0। तो यार ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। इंक्रीजिंग भी क्या, ये देखो इट इज़ इंक्रीजिंग इन 0 to π/4, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 23 ऑलरेडी डन इन AOD एग्जाम्पलर सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब 24 की तरफ बढ़ते हैं। f(x) मुझे दे रखा है sin x प्लस √3 cos x, मुझे करना है प्रूफ सच दैट कि x इक्वल टू π/6 पे ये अपनी मैक्स वैल्यू अटेन करता है। तो ठीक है, f(x) लिखा। देखो कभी भी मैक्सिमम मिनिमम की बात करते हैं तो f(x) को एक बार 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। अब f(x) निकाला, साइन x की डिफरेंशिएशन cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, ठीक है, इसको 0 पुट कर दिया तो cos x माइनस √3 sin x 0। तो इसका मतलब देखो मैंने एक स्टेप खा गया, जो था √3 sin x, वैसे खा क्या गया, देखो इसके बाद क्या करा है मैंने, cos x को नीचे ले जाओ, √3 उधर ले जाओ, तो 1/√3 इज इक्वल टू tan x sin x अपॉन cos x। ज़रा मुझे बताओ tan 1/√3 कब होता है, tan 1/√3 हमारा कब होता है, जब मेरा x की वैल्यू होती है 30 डिग्री यानी कि π/6। तो देखो मैंने x को पुट कर दिया π/6 क्योंकि इन्होंने π/6 का ही लिखा था, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, ये एक स्टेशनरी पॉइंट है, मुझे प्रूफ करना है कि ये मैक्सिमम वैल्यू देता है इस पॉइंट पे, तो क्या करेंगे, अपना डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। वैसे तो सिंगल डेरिवेटिव में भी हो जाता है, डबल थोड़ा सा ज़्यादा वो लगता है कि क्या बोलते हैं, सेटिस्फाइंग लगता है, ठीक है। तो मैंने f'(x) निकाला, f'(x) ये दे रखा था, इसको फिर से डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट करके बन गया ये चीज़, कैसे, cos x की माइनस साइन x की माइनस cos x, ओके। सो ये आ गया मेरा f'(x). इसमें अगर मैं इस स्टेशनरी पॉइंट को भरूं तो मेरा आंसर कुछ ये आ रहा है, उसके बाद भी इनके आंसर डालूं तो कुछ आंसर मेरा ये आ रहा है, विच इज़ डेफिनेटली अ नेगेटिव वैल्यू 100%। कभी भी अगर मेरा
एफ डैश एक्स किसी पॉइंट पे जीरो है और एफ मतलब सी ले लो, मान लो ये एक एक्स इक्वल टू सी पॉइंट है, अगर मेरा एफ डैश सी जीरो है और अगर मेरा एफ डबल डैश सी लेस देन जीरो है तो एक्स इक्वल टू सी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ओके, सो मैंने सिर्फ मैक्सिमा लिखा, उसका मतलब वही होता है। तो हमें क्या निकालना था कि अटेन कर रहा है इसमें मैक्सिमम वैल्यू, हो गया डन। देखो ओके, सो क्वेश्चन नंबर 25 ऑलरेडी डन इन एओडी एग्जाम्पल सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो। ओके, सो 26 क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द फंक्शन दिस 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 दिस, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज। यार इनका मतलब क्या होता है, मान लो कि तुम्हारा एक्स इक्वल टू सी, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आ गया, तो जो तुम्हारी लोकल मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, एफ ऑफ सी। बात समझ आ रही है। सिमिलरली मिनिमा, मैंने लिख दिया अपना फंक्शन, मैंने कर दिया उसको डिफरेंशिएट, x5 की डिफरेंशिएशन, अरे ये तो बेसिक ही है, समझ जाओ, इसकी डिफरेंशिएशन ये, इसकी डिफरेंशिएशन जीरो। अब देखो करना क्या है हमें, क्योंकि मुझे एफ डैश एक्स जीरो तो पुट करना ही करना है ताकि मेरे स्टेशनरी पॉइंट्स आ जाए, फिर मैं डिसाइड करूँगा कि क्या वो लोकल मैक्सिमा है, मिनिमा है या इन्फ्लेक्शन है। तो यार इसमें से ऑफकोर्स मुझे दिख रहा है 5 कॉमन है, 5 को कॉमन निकालो, 5x² कॉमन है एक्चुअली, तो इसको कॉमन निकाल दिया। अब इसको जीरो पुट कर दिया, ठीक है, इसको मैंने जीरो पुट कर दिया, तो देखो एक तो x² जीरो पुट होगा तो x की वैल्यू जीरो आ जाएगी, फिर x² माइनस 4x प्लस 3, इसको स्प्लिट कर लो, इसको लिख सकता हूँ मैं x माइनस 1 x माइनस 3। ऐसा क्यों, x² माइनस x माइनस 3x प्लस 3 x माइनस 1 माइनस 3 x माइनस 1, समझ गए, x माइनस 3 x माइनस 1। ओके, सो x की वैल्यू 1 आ गई, 3 आ गई, 0 आ गई। दीज आर द स्टेशनरी पॉइंट्स। ये क्या है यार, मेरे स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, राइट। तो अगर कभी भी स्टेशनरी पॉइंट होते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले डबल डेरिवेटिव लगाएंगे एक, ठीक है। डबल डेरिवेटिव मैंने यहाँ लगाया, नाउ एफ डबल डैश एक्स, जो हमारा एफ डैश एक्स था ये एक्चुअली ये, इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, तो 5 4 जा मतलब 5 × 4 20x³ माइनस 60x² प्लस 30x। अब क्या करना होता था हमें, इसको जीरो पुट करना होता था, नहीं, इसमें हमें वो वैल्यू भरनी होती थी, ये तीनों। तो एक एक करके भरते हैं, चलो। सबसे पहले हमने x इक्वल टू 0 डाल दिया यहाँ, ठीक है, तो आंसर कितना आया, हाँ हर जगह 0 डाल दो, मेरा आंसर आ गया 0। फिर मैंने क्या किया, x इक्वल टू 1 डाल दिया इधर, तो मेरा आंसर आया -10। फिर मैंने क्या किया, x इक्वल टू 3 डाल दिया यहाँ, मेरा आंसर आया 90। अब देखो 3 केसेस होते हैं डबल डेरिवेटिव में, कभी भी अगर स्टेशनरी पॉइंट को डालोगे और अगर वो लेस देन 0 होता है तो ये मैक्सिमा होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। अगर वो ग्रेटर देन 0 होता है तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, अगर वो इक्वल टू 0 होता है तो वो होता है इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो ये देखो x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्यों, क्योंकि 1 पे लेस देन 0 है। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी हमसे पूछी थी, भूल मत जाना। तो वो कैसे निकलती है यार, लोकल मैक्सिमम वैल्यू बेसिकली कुछ नहीं होती, जो हमारा पॉइंट निकला ना 1, इसको डाल दो इस फंक्शन में, यानी कि यहाँ 1 डाल दो, 1 - 5 + 5 - 1, तो आंसर आ गया 0। ये देखो सिमिलरली x इक्वल टू 3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल वैसे मिनिमा का मतलब लोकल मिनिमा ही होता है अगर मेंशन ना किया हो तो, ठीक है। तो क्यों ऐसा क्यों है, 3 पे ये ग्रेटर देन 0 वैल्यू दे रहा है, और लोकल मिनिमम वैल्यू हमारी क्या होगी, फिर देखो क्या करो, जो हमारा फंक्शन है इसमें x की जगह डाल दो 3, रिप्लेस x/3, यहाँ 3 डाल दो, तो हमारा आंसर आ गया -28। अब देखो x इक्वल टू पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दैट्स इट, बस यही लिखना है इसमें, ठीक है। यार एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ तुम्हें, ट्रिक एज इन की मान लो कि तुम्हारी 3 वैल्यूज़ आ रही है और तुमसे ना कोई एग्जाम में समझ लो गलती हो गई, अगर तुम्हारा f'0 फॉर एग्जाम्पल 0 ना आता, ग्रेटर देन 0 होता, तुम्हारी कुछ कैलकुलेशन ऐसी होती, या फिर बात समझ रहे हो यार मेरी, या फिर मान लो कोई और वैल्यू होती 0 की जगह, तो नहीं क्योंकि ऑब्वियस है। तो कभी भी नोटिस करो जब मैंने f' को 0 पुट किया तो मेरी वैल्यूज आ रही थी 0 1 और 3, 3 और 1 नॉर्मली आ रही थी, 0 मेरा रिपीट हो रहा था, रिपीटेड रूट सी, क्यों, क्योंकि x इंटू एक्स है बेसिकली, x - 1 x - 3, तो 0 मेरा 2 बार आ रहा है यार। तो कभी भी अगर मेरा f' में भी यार 2 बार आ रहा हो ना, तो समझ जाओ वो 100% पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ये एक शॉर्टकट था, लिखना नहीं है तुम्हें, बस अपने वेरिफिकेशन के लिए बताया मैंने तुम्हें, तुम्हारी वेरिफिकेशन के लिए। ओके, 28 क्वेश्चन, इफ द स्ट्रेट लाइन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, x cos alpha plus y sin alpha is equal to p touches this curve x² by a square y² by b² equal to 1, this is nothing but ellipse centered at the origin, major axis 2a और minor axis 2b, ठीक है, ये 2a है, ये 2b है, ठीक है। देन प्रूव दैट a² cos² alpha plus b² sin² alpha is equal to p का स्क्वायर। कैसे प्रूव करें, वी नो दैट स्लोप ऑफ कर्व इज इक्वल टू dy/dx, ऑब्वियसली। अब ये मेरा कर्व है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया बोथ साइड x से, तो ये आ गया 2x/a², 2y/b², और चेन रूल से dy/dx भी आ गया। अब dy/dx की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको उधर ले जाओ और इसको डिवाइड कर दो, तो आंसर आ गया -bx/ay। इट इज़ द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके, 1 पुट कर दिया। अभी x और y की वैल्यू हमें पता नहीं है। अब मुझे बताओ टेंजेंट की इक्वेशन मुझे ये दे रखी है, x cos alpha plus y sin alpha is equal to p,
इसका स्लोप क्या है इस टेंजेंट का, माइनस कॉट अल्फा। ऐसा क्यों हुआ, देखो अगर मैं लिखता हूँ वाई साइन अल्फा तो इसकी वैल्यू है पी माइनस एक्स कॉज अल्फा, या फिर माइनस एक्स कॉज अल्फा, ठीक है, प्लस पी। अगर सिर्फ वाई लिखूंगा तो कितना आएगा, वाई को साइन अल्फा को डिवाइड कर दो तो माइनस एक्स कॉज अल्फा बाय साइन अल्फा, बाय समझ रहे हो, और फिर एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया, माइनस कॉट अल्फा। ओके, सो इक्वेटिंग 1 और 2, इसको क्योंकि ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है और ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, इक्वेट कर दो तो माइनस बी स्क्वायर एक्स कॉट अल्फा, ये एक्चुअली यार देखो बी स्क्वायर है, कुछ कुछ चीज़ें कई बार सबसे मिस हो जाती है, जबकि नीचे लिखा होगा मैंने सही, हाँ ठीक है। इसकी वैल्यू माइनस कॉट अल्फा, माइनस माइनस प्लस, तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहा हूँ y के टर्म्स में, x इन टर्म्स ऑफ y। आगे देखना ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं। ओके, सो अब x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। सो ज़रा ये बताओ, इस पूरी जगह मैंने x की जगह डाल दिया ये चीज़, ठीक है, यहाँ भर दिया हमने, तो क्या आंसर आया यार मेरा, कुछ ऐसा आया। इसके बाद मैंने क्या लिया, एलसीएम ले लिया। एक तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर अल्फा, बी स्क्वायर साइन अल्फा मैंने इधर भी डाल दिया इधर भी डाल दिया, मतलब एलसीएम ले लिया ना, तो एक साइन अल्फा मल्टीप्लाई हो गया यहाँ, तो ये आ गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, वाई कॉमन है दोनों में, और यहाँ पी इंटू बी स्क्वायर साइन अल्फा, तो ये क्या बचा, देखो वाई को कॉमन लो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू बी स्क्वायर साइन अल्फा इंटू पी। इसको मैंने मार्क कर लिया अपनी इक्वेशन नंबर 3। ऑल्सो ये कर्व, ये पॉइंट जो इस पर भी लाई करेगा, जो ये चीज़ है ये इस पर भी डेफिनेटली लाई करेगी निकालने के लिए, हमें जो निकालना है, पुटिंग एक्स इक्वल टू दिस, मेरा आंसर आ जाएगा ये। देखो एक्स की जगह मैंने ये डाल दिया तो ए रेस्ट टू पावर 4 हो जाएगा, बी 4 हो जाएगा, फिर क्या बचेगा यार मेरा, देखो कॉट स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, और एक ए स्क्वायर पहले से था, ये कट के क्या बन जाएगा मेरा ए स्क्वायर, ये एक क्या बचेगा, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो वाई स्क्वायर बा बी स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि वो इधर भी है और क्योंकि वो एक इधर भी है, यहाँ से बी स्क्वायर निकाल दिया तो बचा बी स्क्वायर, तो ये चीज़ मेरी बच गई, इसकी वैल्यू 1 है। अब मैंने क्या किया, वाई स्क्वायर की वैल्यू ये पूरी चीज़ उधर ले गया मैं सारी, ये आ गई मेरी। ऐसा क्यों हुआ यार, इतनी बहुत बेसिक मैथ्स है ये, बेसिक कैलकुलेशन है। ये आंसर आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसको मार्क कर लिया 4। अब इस 3 इक्वेशन को अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों ये भी देखो स्क्वायर ये भी स्क्वायर, तो सेम चेंज रहेगा, कोई इफेक्ट तो आएगा नहीं, मैंने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर मैंने क्यों किया, क्योंकि अब वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है ये मैं डाल दूंगा इधर, राइट। अगर अब मैंने इसकी वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ ये वाली डाल दी, ठीक है, तो ये ऑलरेडी थी, यहाँ भी मैंने ये चीज़ यहाँ थी, मुझे ये बताओ बी4 साइन स्क्वायर अल्फा, बी4 साइन स्क्वायर अल्फा कट गया, उसके बाद ये इससे कट गया, तो आंसर आ गया ये, हैंस प्रूफ्ड। ओके, सो यार ये बस लेंदी है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है, बस लेंदी है। अब करते हैं 29th क्वेश्चन। काफ़ी बार तुम ऐसे टाइप के क्वेश्चन कर चुके हो। एन ओपन बॉक्स विथ स्क्वायर बेस इज टू बी मेड ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ एरिया सी स्क्वायर, शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज दिस क्यूबिक यूनिट्स। ओके ठीक है, देखो यार मुझे क्या बनाना है यार, मान लो कि मेरे पास एक टुकड़ा पड़ा है कार्डबोर्ड का, थोड़ा सा डिफाइंड ले लेते हैं, मान लो एक स्क्वायर है सी, क्योंकि सी स्क्वायर उसका एरिया जो भी है, मतलब एक गिवन एरिया है सी स्क्वायर का कार्डबोर्ड है, उससे हमें क्या बनाना है, एक नीचे का ऐसा बेस बनाना है और एक ओपन बॉक्स बना रहा है, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है यार इसमें, शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज सी क्यूब बाय 6√3, लेट एक्स बी द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर बेस है, और मान लो कि वाई मेरी हाइट है, ओपन हाइट तो कितनी भी ऊपर जा सकता है ना मेरा, मान लो ये है, कितनी भी ऊपर जा सकता है, जो बॉक्स है ऊंचा भी हो सकता है। क्या करो यार मुझे ये बताओ, जो सरफेस एरिया है ओपन बॉक्स का, सरफेस एरिया वो तो कार्डबोर्ड के बराबर ही होगा ना, 100%, राइट। तो क्या क्या यार ओपन बॉक्स में कितना कितना सरफेस एरिया आएगा, एक तो इतना आएगा, एक इसकी ये वाली साइड का आएगा, एक इसकी ये वाली बड़ी साइड का आएगा, एक ये वाली साइड का आएगा, और एक ये वाली साइड का आएगा, यानी कि 5 साइड्स। तो देखो 5 साइड्स में नोटिस करो 4 हमारे क्या बन रहे हैं, देखो एक तो हमारा एक्स स्क्वायर एरिया है, फिर हमारे ये चारों जो है फेसेस ये बराबर है, वो क्या है एक्स इंटू वाई, तो 4x इंटू वाई कर दिया। इन सब का सरफेस एरिया तो यार इसी के बराबर होगा ना, गिवन एरिया के बराबर, तो वो हो गया सी स्क्वायर के बराबर। यहाँ से मैंने क्या किया, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहा हूँ मैं सिर्फ सब कुछ x में रखना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, y को लिख दिया सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 4x, y तो 4x को भी नीचे ले गया, तो y की वैल्यू ये आ गई। इसको एक तरीके से मान लो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। नाउ वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, मुझे मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है कितना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। तो कितना बचा है, v इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई। अब मुझे बताओ y की जगह मैंने ये चीज़ डाल दी, ऐसा क्यों, क्योंकि अब मेरा v पूरा किसके टर्म्स में आ रहा है, देखो ये x की टर्म्स में आ गया, तो v ऑफ x लिख दिया मैंने इसको। इस चीज़ को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा मेरा v डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट किया, ये आ गया मेरा
फॉर स्टेशनरी वैल्यूज अगर मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो वी डैश एक्स को 0 पुट करो, तो जो डिफरेंशिएट किया इसको 0 पुट कर दिया मैंने, 0 पुट कर दिया तो 1/4 तो हो नहीं सकता, इसको 0 पुट कर दो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई c²/3, एक्स की वैल्यू आ गई c/√3, रिजेक्टिंग द नेगेटिव वैल्यू क्योंकि -c/√3 भी आएगी वैल्यू, बट ऑफकोर्स यार हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती कुछ चीज़ ऐसे में, ठीक है। अब क्या करना है हमें ये तो पता लग गया कि ये मैक्सिमा मिनिमा या कुछ भी है इन्फ्लेक्शन में से, हमें करना क्या है, हमें निकालना है डबल डेरिवेटिव। तो जो हमारा सिंगल डेरिवेटिव था ये था हमारा सिंगल डेरिवेटिव, इसको 0 मत करो, उसको फिर से डिफरेंशिएट करो, तो मेरा आंसर आ जाएगा ये, इसकी डिफरेंशिएशन ये। अब यार इसमें क्या करो, ये वाली वैल्यू डाल दो c/√3, तो मेरा आंसर है वो नेगेटिव आ रहा है, यानी कि ये था मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ओके, सो ये मैक्सिमम वॉल्यूम देगा मेरे को। तो अब क्या करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम कितनी होगी, Vx याद है हमारा, यही हमारी वॉल्यूम थी। इस x की जगह क्या भरना है तुम्हें भरना है c/√3, डाल दिया देखो मैंने, तो आंसर आ गया ये, थोड़ा सिंप्लीफाई करा तो आंसर आ गया c³/6√3। क्वेश्चन नंबर 30 ऑलरेडी डन इन AOD एग्जाम्पलर सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 में यार क्या दे रखा है, इफ द सम ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ अ क्यूब एंड अ स्फेयर इज अ कांस्टेंट। तो सबसे पहले क्यूब बनाया, एक स्फेयर बनाया, ठीक है। उससे पहले यार एक और चीज़ करते हैं, लेट द साइड ऑफ द क्यूब बी x और स्फेयर का रेडियस हमने r ले लिया, ठीक है। अब देखो सरफेस एरिया की बात हो रही थी, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6x² और सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होता है हमारा 4πr², ठीक है। अब मुझे क्या दे रखा है यार, गिवन दैट द सम ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ दीज टू थिंग्स आर कांस्टेंट। तो ठीक है, इन दोनों को हमने ऐड किया, k मान लिया एक कांस्टेंट। अब आगे देखते हैं, व्हाट इज द रेशो ऑफ एज ऑफ द क्यूब टू द डायमीटर ऑफ द स्फेयर। तो इसको ही एज बोलते हैं यार हम अपने, ठीक है, और इसी को हम अपना क्या कहते हैं, डायमीटर इसको बोलते हैं। अगर मुझे ये दे रखा है कि देन व्हाट इज द रेशो ऑफ एन एज ऑफ अ क्यूब टू द डायमीटर ऑफ द स्फेयर, एज ऑफ द क्यूब टू द डायमीटर ऑफ अ स्फेयर व्हेन द सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज मिनिमम। तो देखो हमें दे क्या रखा है, उनका सरफेस एरिया का सम दे रखा है, कांस्टेंट है, मुझे उनकी वॉल्यूम्स का सम, जो इनकी वॉल्यूम्स आएगी ना, मान लो ये V1 है, ये V2 है, V1 + V2, इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज या क्या करना है, मिनिमाइज करना है हमें, इसको हमें करना है मिनिमाइज। तो चलो यार कैसे करना है, सबसे पहले हमने यहाँ तक तो चीज़ कर ली थी अपनी। मैं क्या करूँगा यार, एक ही वेरिएबल रखते हैं हम हमेशा, ओनली वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल को कैसे रखना है यार, गौर से देखना यार, ठीक है। वन वेरिएबल का क्या सीन है, सबसे पहले इसको हमने ये किया, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो मैं 6x² को इधर ले गया, तो देखो 4πr² = k - 6x²। इसके बाद मैंने क्या किया, r² = k - 6x² / 4π। उसके बाद मैंने क्या किया, ये देखो r की वैल्यू आ गई k - 6x² / 4π का अंडर रूट, ये बेसिकली इसका रूट है, ठीक है। तो इसको मैंने मार्क कर लिया 1, r इन टर्म्स ऑफ x, सम ऑफ वॉल्यूम्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, x³ + 4/3πr³, x³ + 4/3, अब r की वैल्यू ये, तो इस चीज़ का क्यूब कर दो तो 3/2 आ गया, ठीक है, फ्रॉम 1। ओके, सो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, इसको दोनों साइड को dv/dx आ गया, इसको डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट किया, इतना बड़ा डिफरेंशिएशन की क्योंकि चेन रूल लगी। ऐसा क्यों, ये तो कांस्टेंट है, इधर आ गया, 3/2 पावर इधर आ गई, ये पूरी हमारी 1/2 बन गई, 3/2 - 1। अब इसके अंदर की डिफरेंशिएशन की, वो क्या आई, -12x अपॉन ये 4π का भी जो भी हमारी चीज़ है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, इक्वल टू 3x² एज इट इज़ लिखा, ये एज इट इज़ लिखा, ये एज इट इज़ लिखा। उसके बाद ये देखो नोटेशन चेंज कर दिया, घबराना मत यार, कोई चीज़ है नहीं बड़ी चीज़, ठीक है। हमें क्या करना होता था, dv/dx को 0 पुट करना होता था फॉर स्टेशनरी वैल्यूज़। इसको इक्वेशन मार्क कर ली, थोड़ा क्लीन अप कर लिया, देखो अजीब सा था ना, कंबरसम था, थोड़ा क्लीन अप कर लिया मैंने, इसको 0 पुट किया। जैसे इसको 0 पुट करूँगा तो x कॉमन आ जाएगा मेरा, ये चीज़ आ जाएगी। ज़रा ये मेरे को बताओ, इसको मुझे पुट करना है 0 के बराबर, तो जो ये x है वो तो 0 हो नहीं सकता, या तो x 0 है, ये 0 है, क्यों, क्योंकि ऑफकोर्स यार मेरा क्यूब की साइड लेंथ 0 तो होगी नहीं, तो ये चीज़ 0 होगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये दोनों साइड स्क्वायर करो यार, दोनों साइड स्क्वायर करते तो स्क्वायर आ गया, इसकी ये पावर कट गई, स्क्वायर ये हो गया, पाई को इधर ले जाओ, k की वैल्यू ये आ गई, तो k की वैल्यू ये आ गई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको 4 या जो भी चीज़ थी, और x² की वैल्यू मेरी ये आ गई। अब यार हमें क्या निकालना था यार, देखो हमें बेसिकली निकालना है रेशो ऑफ एज ऑफ द क्यूब, रेशो ऑफ एज ऑफ क्यूब अपॉन डायमीटर। तो मैं x/d की वैल्यू निकालनी है या फिर x/d की वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है, करते यार, इस जो हमारी k की वैल्यू आई थी ना, ये द वैल्यू ऑफ k, हमें इसको 1 में डालना है, ये वाली वैल्यू 1 किधर है यार, हमारी इक्वेशन 1 इधर है, ये रही, क्योंकि देखो r इन टर्म्स ऑफ x था, हमें k को एलिमिनेट करना है बस, तो आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी जो पूरी वैल्यू थी, इसमें हमने k को डाल दिया, तो ये देखो इसमें किया क्या यार मैंने, शायद तुम्हें ये चीज़ समझ ना आ रही हो तो एक बार
इसको मैं क्या करता हूँ, उठा के ही ले आता हूँ यहाँ, ताकि ये चीज़ तुम्हारे लिए हो जाए थोड़ी सी क्लियर। तो मैंने किया कॉपी और मैं तुम्हारे लिए इधर ले आया ये चीज़ पेस्ट। ओके, सो क्या किया यार, ये देखो के की वैल्यू मैंने कितनी डाली, एक्स स्क्वायर पाई प्लस 6, तो यहाँ कितना आ गया देखो, पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर बाय 4 पाई, ये हो गया ना का रूट, मैंने के की जगह ये डाल दिया है। अब 6x स्क्वायर कट गया, पाई और पाई भी कट गया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का रूट, एक्स स्क्वायर का रूट x आ गया और 4 का रूट 2, तो ये चीज़ कितनी बची, r इज इक्वल टू एक्स बाई 2। देखो मैंने इसको फिर भी ढंग से सॉल्व कर रखा है, थोड़ा सा 4 पाई आर स्क्वायर को इधर ले गया, ऐसे ऐसे करा, तो क्लियरली एक्स बाई 2 आ गया था यहाँ, r की वैल्यू देखो एक्स बाई 2 ही है। तो मुझे ये बताओ, हमें निकालना था x बाई डी और d होता था 2r, तो क्या रेशो होगा फिर मेरा, देखो अगर मेरा r है कितना x बाई 2, तो x बाई डी कितना होगा, 2r की वैल्यू x है तो x बाई x कितना होगा 1, तो आंसर आ गया मेरा 1। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 32 ऑलरेडी डन इन एओडी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 33 की तरफ बढ़ते हैं। अब मेटल बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइड्स, ठीक है, इज टू कंटेन 1024 सेंटीमीटर क्यूब, बेसिकली ये इसकी वॉल्यूम दे रखी है। द मटीरियल फॉर द टॉप एंड बॉटम कॉस्ट 5 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द मटीरियल फॉर द साइड कॉस्ट 2.5 रुपये। तो जो भी यार ये हमारा जो बॉक्स बनेगा ना, उसके जो ऊपर का लिड होगा और नीचे का लिड होगा वो ज़्यादा महंगा है कंपेयर टू उसके 4 जो साइड है। देखो टोटल कितना होता है, 6 साइड्स होती है ना किसी भी क्यूबॉइड की। तो देखो उसकी वॉल्यूम दे रखी है एक तो मेरे को, उसके डायमेंशंस मुझे नहीं दे रखे हैं, राइट। तो डायमेंशंस यार कैसे निकालेंगे हम, ये चीज़ ये सोचने वाली बात है यार बड़ा। तो यार मुझे ये बताओ, इसमें दे रखा है स्क्वायर बेस, तो ऑफकोर्स अगर ये मेरा x है तो मेरी विड्थ भी कितनी होगी, x होगी। मैं मान रहा हूँ कि मेरी हाइट है y, अभी 2 वेरिएबल्स आ गए। तो ज़रा मुझे ये बताओ, अगर ये x है, हाइट y है, तो वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होगी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि x इंटू वाई, एक्स स्क्वायर वाई, और ये मुझे गिवन है 1024 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये चीज़ गिवन है मुझे, तो यहाँ से मेरा y निकल जाएगा, देखो एक्स क्यूब वाई 1024, तो y आ गया 1024 बाई एक्स स्क्वायर। अब यार मुझे क्या निकालनी है, देखो फाइंड द लीस्ट कॉस्ट ऑफ द बॉक्स। तो ज़रा मुझे ये बताओ, ये जो यूनिट्स दे रखे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है तुम्हें, ठीक है। तो बेसिकली जो हम बॉक्स बनाएंगे वो एम्प्टी होगा ना, लाइक वो कंटेन कर सकता है इतना। तो हमें मेटल की शीट से बनाना है, किसी से भी बनाना है, तो हमें उसका रेट दे रखा है, इतने रुपए में इतना आता है तुम्हारा मेटल जिससे तुम बना पाओ, ठीक है। अगर लीस्ट कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो लीस्ट कॉस्ट कब होती है, जब मटीरियल यूज कम होता है, यानी कि सरफेस एरिया कम होता है। तो चलो सरफेस एरिया की हम बातें कर रहे हैं, हमें सरफेस एरिया मिनिमाइज करना है। तो हमारा सी है कॉस्ट। तो देखो कॉस्ट मैंने कुछ ऐसा लिख रखा है, 2x स्क्वायर इंटू 5, 4x वाई इंटू 2.5। और भला ऐसा क्यों कर रखा है यार मैंने, ज़रा ये सोचो। देखो जो मेरा टॉप है और जो मेरा ये बॉटम है, इसका रेट है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड पर स्क्वायर, और इसका एरिया कितना है x इंटू एक्स, और इसका एरिया भी x इंटू एक्स, तो कितना हुआ x स्क्वायर, और दोनों का एरिया 2x स्क्वायर, दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, रेट निकल जाएगा। देखो यही किया है। सिमिलरली ये अगर मेरा x है, ये y है, तो ये xy हो गया, xy इंटू xy इंटू xy इंटू xy, तो हमारा 4xy आ गया। इसको मल्टीप्लाई करो 2.5 रुपये से, क्योंकि ये सस्ता था, ठीक है। इसके बाद ज़रा ये देखो कितनी आ जाएगी कॉस्ट की वैल्यू, 2 इंटू 5 10x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2.5 इंटू 4 10xy। तो मैं 10x यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, x प्लस वाई। अब y की जगह मैं लिख रहा हूँ 1024 बाई एक्स स्क्वायर, ऐसा क्यों, क्योंकि ये हम निकाल चुके हैं। अब हमें क्या करना है यार, एक काम करो, इसको यहाँ लिख दो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, एक मल्टीप्लाई करो तो एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1024, इस एक्स स्क्वायर को बाहर ले आओ, तो हमारा कितना बच जाएगा यार, ये देखो ये चीज़ हमारी कितनी बन जाएगी, ये है ना, इसको वापस जाके मल्टीप्लाई कर दो एक बार, तो ये चीज़ हमारा आ जाएगा कितना, 10x स्क्वायर प्लस 10240 अपॉन एक्स। तो इसके बाद ये देखो, इसको हमने मार्क कर लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको डिफरेंशिएट कर दिया हमने दोनों साइड, क्योंकि हमें Cx निकालना है, ये हमारा Cx है फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करो, हमें मिनिमाइज करनी है कॉस्ट। तो डी बाई डी कितना आ जाएगा मेरा, 20x इंटू दिस थिंग, देखो 1/x की डिफरेंशिएशन कितनी आती है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वही चीज़ है बेसिकली। तो इसके बाद इसको हमने 0 पुट किया, तो एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई 512, ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे तो कुछ आएगा 5120 काट दो, तो एक्स की वैल्यू आ गई 8, क्योंकि 8 क्यूब हमारा होता है 512। ओके, सो फॉर 8x इक्वल टू 8 कॉस्ट इज मिनिमम एंड द कॉरस्पॉन्डिंग लीस्ट कॉस्ट ऑफ द बॉक्स इज, देखो हमें कॉस्ट भी निकालनी है बॉक्स की, तो वो कितनी होगी जब x को 8 डाल दोगे। अब कॉस्ट थी कितनी हमारी, शायद देखो Cx फंक्शन कहाँ है, ये रहा, यहाँ x की जगह 8 डाल दो, 8 डाल दिया देखो x की जगह, तो आंसर आ गया 1920 रुपीज़ मेरी लीस्ट कॉस्ट है।
करते यार अपना 35th क्वेश्चन। ये एक MCQ दे रखा है मुझे। 35th क्वेश्चन क्या है? द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द रेट एट विच द एरिया इंक्रीजेज व्हेन द साइड इज 10 सेंटीमीटर इज। तो मान लो एक ट्राइंगल है, हो क्या रहा है यार, मेरी एक एक साइड इंक्रीज करी, तो तीनों साइड इंक्रीज करी है बेसिकली। तो मुझे निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड मुझे दे रखा है। तो लेट द साइड बी एक्स। एरिया होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का √3/4 a स्क्वायर। अगर a मेरी साइड है, अगर x होगा तो √3/4 x स्क्वायर। इसको मार्क कर लो नंबर 1। अब मुझे बताओ dx/dt मुझे दे रखा है 2। क्यों? क्योंकि मुझे दे रखा है साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इंक्रीजिंग एट द रेट। तो साइड का रेट दे रखा है 2, साइड का रेट दे रखा है 2। इसके बाद 1 को डिफरेंशिएट करो x के टर्म्स में, इसको x के टर्म्स में डिफरेंशिएट किया तो क्या आया? dA/dt। x के रिस्पेक्ट में नहीं करना, क्या लिख रखा है? छी, ये है t के रिस्पेक्ट में करना है मुझे, ठीक है। t के रिस्पेक्ट में कर लिया। उसके बाद dA/dt कितना आ गया? √3/4 देखो कॉमन आया, x का डिफरेंशिएट 2x। फिर चेन रूल से कितना आएगा? dx/dt। dx/dt की जगह डाल लो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसकी वैल्यू है, डाल दिया हमने, ठीक है। x मेरा कब था? देखो व्हेन साइड इज 10 सेंटीमीटर, तो x की जगह डाल दिया मैंने 10। ओके, सो ये आ गया हमारा कितना? 2 2 2 कट गया, 10√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरा C इज द करेक्ट आंसर। 36 क्वेश्चन करते हैं। अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर लीन्स अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। तो ये मेरा फ्लोर है, ठीक है, ये मेरी वॉल है और ये मेरा लैडर है, मान लिया हमने, ठीक है। इसके बाद मुझे दे रखा है इफ़ द टॉप ऑफ द लैडर स्लाइड्स। यार ये मैंने AOD की लेक्चर 1 में कराया था, वो भी एनिमेशन के साथ। तो ये तो तुम्हें गलत नहीं करना यार बोर्ड में प्लीज़, ठीक है। तो फिर कहाँ पे थे हम? हाँ, टॉप ऑफ द लैडर स्लाइड्स डाउन। तो ये नीचे जा रहा है मेरा लैडर एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सॉरी। देन द रेट एट विच द एंगल बिटवीन द फ्लोर एंड द लैडर, फ्लोर एंड द लैडर, तो ये थीटा मान लो इसको हम, ठीक है। इज डिक्रीजिंग व्हेन लोअर एंड ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो मतलब ये ऑफकोर्स कम हो रहा है ना, देखो लैडर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो देखो मुझे ये बताओ लोअर एंड ऑफ द लैडर कितना है? ये जब ये 2 मीटर दूर है तो ठीक है, हमने मान लिया इसको थीटा। लेट AB इज इक्वल टू एक्स, ये वॉल है हमारी, BC इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू फ्लोर। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या बोल रहा हूँ मैं, तो x/500। कॉस थीटा कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, y/500। तो x की वैल्यू होगी 500 साइन थीटा, y की वैल्यू आ गई 500 कॉस थीटा। अब ये 500 क्यों ले रखा है यार हमने? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 मीटर लॉन्ग में दे रखा है। जानबूझ के इन्होंने क्या दे रखा है यार तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए, ये भी मीटर में दे रखा है, स्पीड सेंटीमीटर में दे रखी है। तो यहाँ बच्चे ब्लंडर करते हैं, बिल्कुल ब्लंडर मचाते हैं यहाँ बच्चे, ठीक है, तुम्हें नहीं करना है वो, ठीक है। तो फिर हम क्या देख सकते हैं? x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, dx/dt मेरे को दे रखा 10। तो मुझे क्या निकालना था यार? मुझे क्या निकालना था? देन एट द रेट एट विच द एंगल बिटवीन द फ्लोर एंड द लैडर इज डिक्रीजिंग। मुझे एंगल का रेट निकालना था भाई साहब, dθ/dt क्वेश्चन मार्क। तभी हमने सारी चीज़ें थीटा में रखी है। तो ज़रा मुझे बताओ dx/dt ये है, सीधा सीधा क्या करो, x की वैल्यू थी 500 साइन थीटा, लपेट दो इसको, यहाँ लिख दो। तो मैं क्या कह सकता हूँ? d/dt ऑफ कितना? 500 साइन थीटा। तो इसकी डिफरेंशिएशन करो, 500 को बाहर लियो, साइन थीटा की डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, चेन रूल से dθ/dt 10 सेंटीमीटर एज इट इज। इसके बाद dθ/dt कितना हो जाएगा? 10 अपॉन दिस थिंग, तो कितना आ गया? 1/50 कॉस थीटा। ज़रा मुझे बताओ y की वैल्यू, मतलब हमें थीटा भी तो निकालना है ना, मतलब किस थीटा पे था। तो y मेरा था 2 मीटर, तो ये मेरा था 200 और ये 500 है। तो अब क्या करो यार, dθ/dt मेरा कितना होगा? कितना होगा मेरा? क्योंकि मेरा जो कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए थी ना हमें, और नोटिस करो कॉस थीटा की वैल्यू थी y/500। तो क्या करो, इधर इसको चिपका दो, तो यहाँ लिख दिया y/500। और मुझे देखा था कि y 200 है अभी, तो y की जगह लिख दिया 200, तो 200 200 कट गया, तो यहाँ कितना कटा? 2/5 बचा, तो 1/20 आ गया है, तो 10/200 यानी कि 1/20 रेडियन पर सेकेंड। तो बेसिकली ये थीटा के टर्म्स में कर रहे हैं, क्योंकि ये बात समझ आ रही है। ये भी थोड़ा हल्का सा अच्छा क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था, ईजी था। क्वेश्चन नंबर 37 ऑलरेडी डन इन AOD एग्जाम्पलर सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में हमें क्या दे रखा है? द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस कर्व विच इज पैरेलल टू दिस लाइन इज। तो सबसे पहले हमने लिखा कर्व, उसके बाद मुझे ये बताओ द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस। मुझे दे रखा है कि नॉर्मल इससे पैरेलल है। तो ज़रा यार क्या करो, इसको मैंने लिख दिया 3y = x - 8, y को लिख दिया ये। तो इस लाइन का स्लोप कितना है? 1/3 -1/3, क्योंकि x का कोफिशिएंट होता है, देखो -1/3, विच शुड बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। ओके, सो अब मुझे बताओ डिफरेंशिएशन अगर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन की, इस कर्व की, तो कितना आएगा? 6x =
6x माइनस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, सो dy बाई डी एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा 3xy। ये है स्लोप ऑफ द कर्व। ये किस चीज़ का स्लोप है भाई? ये है टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व क्या होगा मेरा? वो होगा इसका रेसिप्रोकल, और यहाँ डाल दो माइनस बी। ठीक है, तो हमने माइनस डाला तो कितना आ गया -y/3x। अब इस नॉर्मल के स्लोप को, क्योंकि वो इस लाइन से पैरेलल है, तो इक्वेट कर दो, ये दोनों सेम हो गए, तो कुछ रिलेशन आएगा। y की वैल्यू आ गई x के बराबर। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 2 इन द कर्व वी गेट। तो जो हमें क्या दे रखा था, ये मुझे कर्व दे रखा था। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है क्वेश्चन में फिर से करके दिखा रहा हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं यार, जस्ट इससे पहले किया था, मैं फिर से नहीं करने वाला यार। मेरे को भी काफ़ी लेट रियलाइजेशन हुआ, 2 बार कर रखा है मैंने क्वेश्चन यार, कमाल है। ये खुद करना है यार ये क्वेश्चन, तुम ये एक तरीके से इसको रिवीजन के तौर पे लेना। ये जस्ट अभी देखो इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने एक किया था, ये बस एमसीक्यू में फिर से पेल दिया इसको, सेम आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 ऑलरेडी डन इन एओडी एग्जाम्पल सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, y की वैल्यू दे रखी है x4 - 10, x चेंजेस फ्रॉम। ये एक ठीक क्वेश्चन है, ठीक है, एज एन ईजी है, बट कॉन्सेप्ट आना चाहिए तुम्हें। x 2 से लेकर 1.99 हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो y का चेंज पूछा है हमसे। अब सबसे पहले मुझे बताओ, y को ये दे रखा है, चेंज कभी भी होता है तो dy बाई डी एक्स निकाल लिया करो। dy बाई डी एक्स आ गया 4x3। चेंज इन x और डेल्टा x और dx, अभी हम डेल्टा x बोल रहे हैं, कितना हुआ 2 - 1.99 यानी कि 0.01, विच इज़ अ वेरी स्मॉल चेंज। तो इसको हम dx के बराबर ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो dy बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स। टेक्निकली ये ट्रू नहीं है, बट यार अगर मेरा जो डेल्टा y है अगर 0 की तरफ जाता रहता है और डेल्टा x भी, तो यार ये ऑलमोस्ट इसके बराबर ही हो जाता है। तो डेल्टा y बाई डेल्टा x की वैल्यू कितनी हो गई, dy बाई डी एक्स यानी कि 4x³ लिख दिया। अब मेरे को क्या निकालना था, चेंज इन y यानी कि डेल्टा y। ठीक है, तो देखो ये हमें निकालना है। अब देखो डेल्टा x की वैल्यू भी मुझे गिवन है 0.01, तो इसको इधर ले जाओ, सबसे पहले इधर ले गया। अब देखो x को मैंने 2 डाला है यहाँ, ऐसा क्यों? देखो इसको तो 0.01 डालना ही डालना था, क्योंकि देखो x इज इक्वल टू 2 पे ही तो हमारा ये चेंज आ रहा था। जब मेरा x 2 से यहाँ गया है तो उसी पे तो चेंज आया है मेरा छोटा सा, तो x की जगह मैंने डाल दिया 2, तो मेरा आंसर आ गया 0.32 डेल्टा y। तो a इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, सो 41st क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। 41st क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y 1 + x² = 2 - x वेयर इट क्रॉसेस x एक्सिस इज। तो सबसे पहले हमने लिखा y फॉर द पॉइंट ऑन x एक्सिस पुट y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा क्यों यार? ऑफ कोर्स यार, कोई भी चीज़ अगर कट कर रही है मेरी x एक्सिस पे तो उसमें उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो y को 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू आ गई 2। अब dy बाई डी एक्स मैंने निकाला, तो मेरा क्या लगा, क्वेश्चन रूल, कुछ ये आंसर आया सिंप्लीफाई करने के बाद। अब मुझे x इज इक्वल टू 2 पे क्या निकालना है यार, क्योंकि यही मेरा पॉइंट है ना, x इज इक्वल टू 2,0 पे। देखो 2,0 पे मुझे निकालना है स्लोप, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए तो स्लोप भी चाहिए उसका। तो स्लोप मेरा निकल गया ये, बस यहाँ क्या किया मैंने, भर दी, x की 2 वैल्यू डाल दी। इसके बाद द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट एंड स्लोप भी दे रखा है मुझे, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से क्या आता है, y - y1 mx - x1। तो आंसर मेरा आ गया ये, ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, तो 42 में मुझे क्या दे रखा है, द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट्स टू द कर्व y इज इक्वल टू x³ - 12x + 18 आर पैरेलल टू द x एक्सिस आर। तो देखो 4 पॉइंट दे रखे हैं। बेसिकली मान लो ये मेरा कर्व है, ये मेरा x एक्सिस है, कर्व है, तो ऐसे पॉइंट्स जैसे ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, सच दैट मेरा x एक्सिस से पैरेलल हो टेंजेंट। अब यार इस केस में अगर टेंजेंट शुड बी पैरेलल टू द x एक्सिस, द स्लोप इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो सबसे पहले हमने y लिखा, हमने dy बाई डी एक्स निकाला, dy बाई डी एक्स को हमने 0 पुट किया। ठीक है, वो तो करते ही है, स्लोप को 0 करना है। 3x² - 12 0 आ गया, x² हमारा 4 आ गया, x आ गया +-2। अब देखो 2 पॉइंट आ रहे हैं, अब कॉरस्पॉन्डिंगली हमें y कोऑर्डिनेट भी निकालना है। ठीक है, x कोऑर्डिनेट तो मेरे को दे रखा है, y भी निकालना है। तो अगर मेरा x है +2 तो मेरा y कितना होगा, मेरा y हो जाएगा, क्योंकि देखो y मेरा था x³ - 12x + 18, तो इसकी जगह डाल दो 2, x की जगह हर जगह, तो y की वैल्यू आ गई 2। अब अगर मेरा x -2 है तो मेरा y उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ डालना है मेरे को -2 हर जगह, तो आंसर आ गया 34। तो इसका मतलब 2,2 एक पॉइंट है और -2, 34 एक पॉइंट है। तो D इज़ द करेक्ट ऑप्शन, मेरा D में ये दे रखा है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 43। द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू e⁻²x एट द पॉइंट 0,1 मीट्स द x एक्सिस एट। तो यार देखो ये हमारा कर्व होता है, एक तो e⁻²x का कर्व ऐसा होता है कुछ 0,1 यहाँ आता है,
y इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर 2x, जस्ट तुम्हें बताने के लिए बना दिया। अब यहाँ अगर मेरा जो टेंजेंट है वो कभी ना कभी एक्स एक्सिस को कट करेगा, मुझे ये कोऑर्डिनेट मांगे हैं मुझसे, क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क, तो निकालते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये मेरा कर्व है, ये मेरा कर्व है, इसकी हमने करी डिफ्रेंसिएशन, फिर उसको हमने क्या कर दिया 0,1 पे डिफ्रेंसिएशन की, मतलब उस पर हमारा स्लोप निकाला, आंसर आ गया 2। अब क्योंकि मेरे को पॉइंट दे रखा है, मुझे स्लोप दे रखा है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से क्या होती है मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो मेरा आंसर आ गया y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब दिस लाइन मीट्स द एक्स एक्सिस व्हेन y इज इक्वल टू 0। देखो कोई भी हमारी टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस पे कब कट करती है, जब मेरा y कोऑर्डिनेट 0 के बराबर होता है, तो y को 0 पुट कर दो इधर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -½ तो इसका मतलब -½ 0 इज द पॉइंट, बी इज द करेक्ट आंसर। करते हैं अपना 44th क्वेश्चन। इस पे क्या कर रखा है, द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 एट द पॉइंट 2, -1। तो अगेन यार हमें ये एक पैरामेट्रिक कर्व दे रखा है, ठीक है। तो तुम बोलोगे इसमें मुश्किल ही क्या है, देखो मैंने x लिख दिया, मैंने y लिख दिया, मैंने dx/dt कर दिया, मैंने dy/dt कर दिया। अब मेरा dy/dx क्या होता है, dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt या फिर इंटू dt/dx, तो वो भी आ गया मेरा आंसर 40 डिवाइडेड बाई 2t प्लस 3। पर यार मुझे स्लोप निकालना है 2, -1 पे। अब ये मेरा x कोऑर्डिनेट है और ये मेरा y कोऑर्डिनेट है, जबकि मेरा स्लोप आ रहा है t की टर्म्स में। तो वो t कैसे निकाले जब मेरा x 2 होता है और y -1, कोई बड़ी बात नहीं है। x और t का रिलेशन दे रखा है, y और t का रिलेशन दे रखा है, इन दोनों को हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले क्योंकि मेरा ये x 2 के बराबर है, तो ये पूरी इक्वेशन मेरी 2 के बराबर होगी। देख फॉर x इक्वल टू 2, x की वैल्यू ये डाल दी मैंने, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो देखो 2 रूट्स आएगी मेरी, 2 और -5 आ रही है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दिया, क्योंकि t की एक ही वैल्यू आएगी, पर यहाँ आ रही है हमारी 2 वैल्यूज़। सिमिलरली अगर मेरे y की वैल्यू ये है, इसको हमें -1 पुट करना है, ये देखो ऑल्सो पुट y इज इक्वल टू -1, और ये जो हमारी ई वाली वैल्यू थी इसकी -1, अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई मेरी, और आंसर आ गया -1, 2। अब देखो 2 t की वैल्यू यहाँ से भी आ रही है, इन दोनों इक्वेशन से कौन सी t की कॉमन वैल्यू है, यानी कि t इज इक्वल टू 2। जब मेरा t 2 होता है तो जो मेरा y है वो डेफिनेटली -1 भी होता है और x भी मेरा 2 होता है। क्या बात समझ आ रही है। अब वो t की वैल्यू हम डाल देंगे इसमें, t की वैल्यू 2, ये देखो मैंने डाल रखी है। पुटिंग t इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट अपना आंसर 6/7। तो c इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एक्चुअली मैंने c लिखा है, आंसर मेरा क्या आ रहा है 6/7 आ रहा है ना, हाँ तो c नहीं है यार, ये मेरा b इज़ द करेक्ट आंसर है। ये गलती से एक टाइपो हो गया बेसिकली, इसको हटाओ, यहाँ वापस से लिखो b। ओके, सो 45th क्वेश्चन करते हैं अपना यार। उसमें क्या दे रखा है, मुझे एक कर्व दे रखा है, ये एक कर्व दे रखा है, ये मुझे ये निकालना है कि इसका ये किस एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब यार बच्चे यार ये तो देखते ही छोड़ देंगे, भाई साहब इतना बड़ा कर्व आ रहा है, डिफरेंशिएशन भी करनी है, ऊपर से पॉइंट भी निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालेंगे, ये सब नहीं करना तुम्हें, ध्यान से देखना। कर्व 1 दे रखा है, डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, 0 और ये वाली साइड, तो ये तो 0 ही रहेगा। यहाँ y डैश को कॉमन लो यार, तो तुम्हारा आंसर कुछ ये आएगा x² - y² अपॉन 2xy, इसको तुम m1 बोल लो, स्लोप 1। अब क्या करो, अपना कर्व 2 पकड़ो, जो मेरा कर्व 2 है वो क्या है, ये रहा 3x² y - y³ - 2 = 0। इसमें भी डिफ्रेंसिएशन करो, अपना y डैश निकालो, यानी कि dy/dx, इसको मार्क कर लो m2, इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी और सेकंड इक्वेशन है, फ्रॉम 1 and 2, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, ये देखो ज़रा, मेरा आंसर आ रहा है -1। कभी भी अगर मेरा m1 m2 -1 होता है तो इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो इसका मतलब जो कर्व्स है वो π/2 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मेरा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन f(x = 2x³ + 9x² + 12x - 1 इज डिक्रीजिंग। तो इसमें क्या करना है यार, सबसे पहले अपना फंक्शन लिख दिया हमने, ठीक है, f' निकाल लिया हमने। मुझे ये बताओ, कोई भी फंक्शन में अगर मैं ये कह दूं कि f' > 0 तो वो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है डेफिनेटली। तो मैंने इसको <0 कर दिया, देखो जो f' निकाला था। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मेरे क्या बन रहा है यार, इसको कहते हैं इन इक्वेशन, इक्वेशन नहीं है ये, इन इक्वेशन है, ठीक है। और ये सब तुम लीनियर इनइक्वालिटी में सॉल्व कर चुके हो 11वीं क्लास में। और ये अगर तुमने थोड़ी मेंस पढ़ रखी है तो साइन स्कीम, वेवी कर्व मेथड, उससे तो ये फट्टू चीज़ है बिल्कुल भी। तो कुछ नहीं करना तुम्हें, बस क्या करना है, नेगेटिव वाला पार्ट सेलेक्ट करना होता है, -2 to 1। तो x बिलोंग्स टू -2 to 1 इज़ द आंसर। तो मेरा बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने 47 क्वेश्चन की तरफ। ये भी MCQ है। लेट f(r)(r) बी डिफाइंड एज f(x = 2x + cos x, देन f इज़, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि f मेरा क्या करेगा, क्या इसका मिनिमम है पाए पे,
या इसका मैक्सिमम है x इक्वल टू 0 पे, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है या ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो कौन सा आंसर सही है? तो सबसे पहले हमने लिख दिया 2x प्लस कॉज एक्स एफ एक्स, फिर हमने f डैश एक्स निकाला 2 माइनस साइन एक्स। अब यार मुझे ये बताओ, ज़रा ये बताओ साइन एक्स की औकात कहाँ से लेकर कहाँ तक है? -1 से लेकर 1 तक जाता है, तो जो मेरा माइनस साइन एक्स है वो भी ऐसे ही जाएगा कहीं ना कहीं। मतलब तुम मुझे ये बताओ ये कितनी ही वैल्यू ले सकता है, मैक्स टू मैक्स कहाँ तक जाएगा? है मैक्स टू मैक्स 1, और फिर 2 माइनस 1 कितना होता है मेरा 1, जो हमेशा 0 से तो बड़ा ही है। तो साइन एक्स में तुम कुछ भी भर दो एक्स में, ये पूरा एक्सप्रेशन, ये देखो पूरा एक्सप्रेशन जो इसकी मिनिमम वैल्यू है ना वही 1 के बराबर है। क्यों? जब साइन अपना मैक्स लेगा तो 2 माइनस साइन एक्स मिनिमम लेगा, जो हमारा ग्रेटर दैन 0 है, तो हमेशा ग्रेटर दैन 0 है हमारा एफ डैश एक्स, यानी कि ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग भी नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, वो तो ऑप्शन नहीं दे रखा था इन्होंने। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। करते हैं अपना 48 क्वेश्चन। 48 में क्या दे रखा है, गौर से देखो। 48 में दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर डिक्रीजेज फॉर द वैल्यूज ऑफ x गिवन बाय। तो ठीक है यार, इसमें भी कुछ नहीं करना, y दे रखा है, ठीक है। इसको मैंने खोल दिया एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, और फिर इसको भी खोल दिया, पूरा क्यूबिक इक्वेशन बना दिए। इसको अब डिफरेंशिएट किया मैंने, इसको dy बाई डी एक्स निकाला, क्योंकि मेरे को एफ डैश एक्स निकालना होता है। मुझे ये बताओ फॉर y टू बी डिक्रीजिंग हमारा एफ डैश एक्स या फिर dy बाई डी एक्स इज लेस देन 0 या लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। एक्चुअली लेस देन इक्वल टू होगा अगर सिर्फ डिक्रीजिंग है, और स्ट्रिक्टली के लिए लेस देन इक्वल टू। अब यार मुझे ये बताओ, मैंने क्या किया, इसमें 3 कॉमन लिया, लेस देन 0 कर दिया। अगेन मेरी एक इनइक्वालिटी बन गई, इनइक्वालिटी का आंसर आ गया 1 2 3। देखो तो आंसर हमारा ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑल्दो यहाँ यार अगर ये भी होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्या बात समझ आ रही है? अगर ये भी होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब 49th क्वेश्चन में दे रखा था फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 4 साइन क्यूब एक्स माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 12 साइन एक्स प्लस 100। इट इज़ स्ट्रिक्टली डैश। अब ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कैसे पता लगाएगा यार? तो सबसे पहले हमने लिखा अपना फंक्शन, हमने कर दी उसकी डिफरेंशिएशन। यहाँ से मैं क्लियरली 12 cos x 12 cos x 12 cos x को कॉमन निकाल सकता हूँ। फंक्शन को देखो अभी कुछ दे नहीं रखा, तो हम अपने आप से अज्यूम कर लेते हैं किसी भी फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीज होने के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन 0, राइट। तो यार क्या करो, इसको एफ डैश एक्स को ग्रेटर दैन 0 कर दो। मुझे ये बताओ इसमें से 12x कॉमन लिया, ये चीज़ आ गई मेरी। ज़रा ये बताओ, ये जो चीज़ है ये तो ऑलवेज ग्रेटर दैन 0 होगी होगी। अब तुम बोलोगे भाई किस मुँह से मैंने ये चीज़ लिख दी यार? क्योंकि ये हमेशा ग्रेटर दैन 0 क्यों होगा मेरा, तुम खुद एक बार सोचो। एक तो यार मैं तुम्हें एक वो बता देता हूँ अपना डी वाला तरीका, यानी कि अगर मैं इसको लेता हूँ टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, तो यार इसकी ना कोई रूट्स नहीं होती, कोई रियल रूट्स नहीं होती। और अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोई रियल रूट्स नहीं होती तो वो हमेशा पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है, डिपेंडिंग इसका साइन, ठीक है। अब दूसरा तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ जिससे तुम्हें ज़्यादा क्लियर हो। ज़रा मुझे ये बताओ साइन एक्स की औकात कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है? फिर से बताता हूँ, -1 से लेकर 1 तक होती है, ठीक है। तो ये हद से हद कितना हो जाएगा? अगर इसमें 1 भी डाल देते हैं हम, अगर इसमें हम 1 भी डाल देते हैं तो ये कट के हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, इसको देखो इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, मेरे को बताने की भी ज़रूरत नहीं ऐसा क्यों होता है, ठीक है। किसी का भी होल स्क्वायर ग्रेटर दैन 0। और ये जो एक्सप्रेशन है ये भी हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो साइन एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 1, तो इसको इधर ले जाओ, 1 माइनस साइन एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 से तो बड़ा होगा ही होगा मेरा, डेफिनेटली, ठीक है। तो अगर ये 0 से बड़ा है तो इसको हटा दो, इसको हटा सकते हैं ना हम लीनियर इनइक्वालिटी से, सिर्फ इसको सॉल्व करो। तो cos x अगर हमारा 0 से बड़ा है तो ये बड़ा होगा 0 से, ये तो ऑलरेडी है, तो हमारा फंक्शन हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जब मेरा cos x 0 से बड़ा है, ठीक है। और अगर मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स को लेस देन 0 कर दो, यानी कि इस पूरी चीज़ को तुम्हें बस क्या करना है, लेस देन 0 करना है, यानी कि ये तो ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब इससे ही लेस देन 0 होना पड़ेगा। cos x इज लेस देन 0। cos x लेस देन 0 कब होता है? देखो 0 टू पाई बाय 2 में cos x इज ग्रेटर देन 0, फिर पाई बाय 2 टू पाई में, ठीक है, cos x इज लेस देन 0, पाई टू 3 पाई बाय 2 में भी cos x मेरा नेगेटिव ही होता है। तो इन शॉर्ट में ये कह सकता हूँ पाई बाय 2 से लेकर 3 पाई बाय 2 तक मेरा cos x नेगेटिव ही होता है, या फिर डिक्रीज़ करेगा, इसका मतलब ये। तो ऑप्शन दे रखा है ये देखो, पाई बाय 2 टू पाई का हमें बी ऑप्शन दे रखा है ये, तो इसमें डिक्रीज़ करेगा, इट इज़ ट्रू। अगर मेरा cos x ग्रेटर देन 0 है तो भी मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, यानी कि 0 टू पाई बाय 2 में फंक्शन इंक्रीजिंग है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है? नहीं, 0 टू पाई बाय 2 को ये ऑप्शन है, उसमें डिक्रीजिंग लिखा है, तो इसका मतलब ये गलत है, ये तो ऑफकोर्स गलत है। ओके, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 50।
विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इट इज डिक्रीजिंग इन 0 to π/2। क्या sin 2x है या tan x है या cos x है या cos 3x है। ठीक है, तो सबसे पहले ए ऑप्शन को चेक करते हैं, y = sin 2x, y डैश हो गया हमारा 2 cos 2x। अब ज़रा मुझे ये बताओ, जब मेरा x 0 to π/2 में बिलोंग कर रहा है तो 2x किस में बिलोंग करेगा बताओ। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 0 to π। अब 2x को मैं मान लेता हूँ एक बारी के लिए t, तो इसका मतलब हमारा t बिलोंग्स टू 0 to π। और जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, y = sin t। तो मुझे ये बताओ जो मेरा y डैश होगा वो कितना होगा। अगर मेरा y की वैल्यू है sin t तो y डैश कितना है मेरा cos t, राइट। या फिर मैं इसको लिटरली यार ये भी लिख सकता था, 2 cos t लिख सकते हैं यहाँ, अगर मेरे को करना ही है, 2 से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ज़रा मुझे ये बताओ 0 to π/2 में जो मेरा cos t है वो पॉजिटिव रहता है हमेशा, राइट। तो इसका मतलब मेरा f डैश जो y डैश है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब इंक्रीजिंग है। यहाँ तो डिक्रीजिंग पूछा है तो ए हमारा आंसर नहीं होगा। अब यार मुझे ये बताओ b tan x तो सीधा सीधा हमारा 0 to π/2 में अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो इंक्रीज ही कर रहा होता है, तो इसका मतलब tan x भी गलत आंसर है हमारा। फिर c cos x हमारा डिक्रीज करता है 0 to π/2 में। देखो cos x का ग्राफ ऐसा होता है तो एक डिक्रीज करता है हमारा। और निकालने के लिए भी यार बहुत सिंपल है निकालना भी, dy/dx माइनस sin x हो जाएगा अगर मैथमेटिकली मैं बात करूँ तो। अब 0 to π/2 में मेरा जो sin x होता है वो पॉजिटिव होता है हमेशा 0 to 90 में, तो माइनस sin x हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि माइनस साइन आ गया। तो इसका मतलब जो मेरा y डैश है, देखो dy/dx है, ये नेगेटिव हो गया, तो अगर dy/dx नेगेटिव इसका मतलब डिक्रीजिंग। ओके, सो डी ऑप्शन भी एक बार चेक कर लेते हैं कहीं मल्टीपल करेक्ट ना निकले। cos 3x dy/dx 3 sin 3x माइनस 3 sin 3x, 3x को अगेन t पुट कर दो तो मेरा x बिलोंग्स टू 0 to π/2 और t बिलोंग्स टू 0 to 3π/2। क्यों? क्योंकि t है हमारा 3x, तो 3x हमारा 3 से मल्टीप्लाई होगी दोनों चीज़ें। मुझे ये बताओ 0 to π में मेरा sin t या sin x ग्रेटर देन 0 होता है। फिर π/2 से 3π/2 तक ये देखो ग्राफ है ना sin x का सीधा सीधा, तो ये 0 है, ये पाई है, ये 2π है, ये 3π/2, तो यहाँ तो मेरा देखो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो पाई से 3π/2 तक मेरा साइन क्या है, नेगेटिव है, तो मेरा sin t क्या होगा, नेगेटिव होगा मेरा, राइट। तो इसका मतलब sin 3x क्या होगा, नेगेटिव। और अगर मेरा sin 3x नेगेटिव है उसमें मैं ऑलरेडी एक माइनस साइन लगा दूँ, है ना, एक ऑलरेडी नेगेटिव वैल्यू में, तो प्लस हो जाएगा यानी इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब ये भी गलत आंसर है, ठीक है। तो वैसे भी ये साइन चेंज कर रहा है, ये तो मैं बताना ही भूल गया यार, ये तो साइन चेंज कर रहा है सीधा सीधा, क्योंकि हमारी पूरी बात हो रही थी उसकी इंटरवल की जो भी है हमारा ये, ठीक है। तो अब करते हैं अपना 51st क्वेश्चन। 51st क्वेश्चन क्या है, f(x) = tan x - x, ठीक है। तो ऑप्शन है ऑलवेज इंक्रीजेस, ऑलवेज डिक्रीजिंग, नेवर इंक्रीजेस, समटाइम्स इंक्रीजेस एंड समटाइम्स डिक्रीजेस। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। कैसे है मैं बताता हूँ तुम्हें। फंक्शन लिखो, डिफरेंशिएशन करो। मेरा sec² x 1 से तो बड़ा होता ही होता है, तो इसका मतलब f(x) = sec² x - 1, 0 से तो पक्का बड़ा होगा ही, इसको इधर ले जाओ। तो इसका मतलब ये हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि f(x) > 0, तो इसका मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 52nd क्वेश्चन करता है अपना हमारा 52nd क्वेश्चन करते हैं अब हम। तो दे रखा है इफ x इज रियल द मिनिमम वैल्यू ऑफ x² - 8x + 17 इज, तो हमारा फंक्शन लिखा हमने सबसे पहले, उसकी डिफरेंशिएशन कर दी 2x - 8, उसको 0 पुट कर दिया हमने स्टेशनरी वैल्यूज़ के लिए। मुझे ये बताओ हमारा x की वैल्यू यहाँ से 4 आ रही है, अब ये क्या मिनिमा है, मैक्सिमा है, इन्फ्लेक्शन है, क्या है, तो देखना पड़ेगा। अब हमें डबल डेरिवेटिव निकालो, इसके डिफरेंशिएशन कर दिया, आंसर आ गया 2। अब देखो मैं अगर x की जगह 4 डाल दूँ कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, आंसर मेरा 2 रहेगा विच इज़ ग्रेटर देन 0। अगर मेरा डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब वो एक पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ठीक है। तो अगर ये मिनिमा है तो जो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इस फंक्शन में ही, हमारे फंक्शन में यहाँ 4 डाल दो क्योंकि x = 4 पॉइंट आ रहा था, तो आंसर आ गया हमारा 1, 4 को डालते ही। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब यार इसका थोड़ा अच्छा तरीका करते हैं, थोड़ा बहुत जेईई मेंस टाइप का, या शॉर्टकट देखो इतना सा है, x² - 8x + 17 बेसिकली 10th क्लास की चीज़ है। इसको हम लिख सकते हैं x² - 8x + 16 + 1, इसको हम लिख सकते हैं x - 4 का होल स्क्वायर + 1। और ये मुझे पता है कि किसी का भी होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है, तो उसमें 1 + 1 + 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, अगर ये 1 से बड़ा ही है हमेशा, 1 या 1 से बड़ा, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 1। अब तुम बोलोगे यार ये कैसे सोचा यार, तो भाई ये तो 10वीं क्लास में था, इसको कहते हैं कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर, ठीक है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 53। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - 18x² + 96x इन 0 to 9 इज, तो सबसे पहले हमने अपना फंक्शन लिखा, हमने f' निकाला, ठीक है। स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछे इसकी 0 to 9 में, तो जब भी हमें इंटरवल दे रखा हो तो समझ जाओ ग्लोबल की बातें होनी है, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा। f' को 0 पुट किया तो आंसर मेरा ये आया, x की 2 वैल्यूज़ आ गई, ये स्टेशनरी पॉइंट्स है। अब डबल डेरिवेटिव निकाला, इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो 6x - 36, इसमें सबसे पहले हमने 4 डाला फिर 8 डाला। पहले अगर 4 डाला
तो आंसर आ रहा है -12 विच इज़ लेस देन 0, यानी कि 4 हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, लेस देन 0 है ना। 8 डाला तो आंसर आ रहा है 12 विच इज़ ग्रेटर देन 0, तो x = 8 है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब मुझे ये बताओ, मेरे को ना सबसे पहले f(4) भी निकाल देता हूँ, क्योंकि वो मैक्सिमा और मिनिमा वाले पॉइंट्स है ना 4 और 8। तो इस अपने फंक्शन में हम सबसे पहले 4 डालो और 8 डालो, तो f(4) डाला तो आंसर आ गया 160, f(8) मैंने डाला तो आंसर आ गया 128। अब अपने एंड पॉइंट्स पे भी फंक्शन की वैल्यू निकालो, क्योंकि ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा की बात हो रही है। तो सबसे पहले f(0) फिर f(9), f(0) है 0, f(9) है 135, ठीक है। f(0) 0 है ना, हाँ, अगर यहाँ 0 डाल देते हैं। मुझसे पूछा है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू का मतलब ये पूछ रहे हैं ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल मिनिमा कैसे निकालते थे? इट इज़ मिनिमम ऑफ, सबसे पहले तो एंड पॉइंट्स पे वैल्यू, ठीक है, और फिर सारे हमारे मिनिमास, ठीक है। मैक्सिमा डालने की जरूरत नहीं होती है इसमें, डाल लो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर सारे मिनिमास, लोकल मिनिमास एंड द एंड पॉइंट्स। तो क्लियरली इन तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू है 0, तो मेरा आंसर आएगा 0। ओके, सो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 अपना। उसमें दे रखा है द फंक्शन f(x) = दिस, तो हमारी क्यूबिक इक्वेशन है। फिर दे रखा है हैज़ 2 पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम, 2 पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमम, 1 मैक्सिमा एंड 1 मिनिमा, नो मैक्सिमा और नो मिनिमा। तो कोई बात नहीं यार, सबसे पहले अपना फंक्शन लिखते हैं, उसका f' निकालते हैं, उसको 0 पुट करते हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स आएंगे। मैंने 0 पुट किया, 0 पुट किया, 0 पुट किया, ये किया, तो आंसर आ गया 2 और -1। इसके बाद डबल डेरिवेटिव निकाला, कैसे? इस चीज़ को डिफरेंशिएट कर दिया इधर, तो डबल डेरिवेटिव निकल गया। उसके बाद इस पर सबसे पहले हमने ये 2 डाला, फिर -1 डालेंगे। 2 डालोगे तो 18 विच इज़ अ पॉजिटिव नंबर, यानी कि x = 2 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। -1 डालोगे तो क्या आएगा, एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है, यानी कि -1 इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो यार एक लोकल मिनिमा एक लोकल मैक्सिमा है, तो कहाँ दे रखा है, ये देखो, 1 मैक्सिमा एंड 1 मिनिमा, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। यार अगर इन जनरल तुम्हें ये MCQ दे रखा है और तुम्हें एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, सिर्फ आंसर देना है, तो इतना टाइम वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो कभी भी कोई भी क्यूबिक इक्वेशन होती है, उसका एक शॉर्ट ग्राफ बताता हूँ। क्यूबिक इक्वेशन कैसे बनती है, सबसे पहले उसका ये देखो, अगर ये मेरा पॉजिटिव है, ठीक है, अच्छा मेरे को रूट्स भी देखनी पड़ेगी, ठीक है, तो एकदम से नहीं कर सकते उसी चीज़। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसको इग्नोर करो। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x इंटू cos x इज, तो ठीक है, फंक्शन लिख दिया sin x cos x, f' निकाला, तो आ गया देखो sin x इंटू इसकी डिफरेंशिएशन, फिर cos x इंटू इसकी डिफरेंशिएशन, इसका मतलब cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं f' को 0 पुट कर दो, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x को 0 पुट कर दो, cos 2 थीटा को 0 पुट कर दो, cos 2x को, हमारा cos 2x 0 कब होता है, जब समझ लो cos π/2 पे 0 होता है, cos -π/2 0 होता है, cos 3π/2 0 होता है, cos 5π/2 0 होता है, तो ये 2x है। तो अगर हम π/4 डालेंगे, 3π/4 डालेंगे, 5π/4 डालेंगे और नेगेटिव में जो सारी चीज़ें डालेंगे, तो हमारा ये आंसर 0 आएगा। ज़रा ये बताओ x = π/4 को अगर मैं अपने फंक्शन x में डालता हूँ तो आंसर क्या आएगा, cos 45 sin 45, यानी कि 1/√2 1/√2 1/2। अगर 3π/4 डालता हूँ तो आंसर आएगा देखो -1/2। सिमिलरली अगर 5π/4 डालूंगा यार मैं, तो फिर से आंसर आएगा 1/2, 7π/4 पे ये आएगा, एंड सो ऑन, और नेगेटिव में भी यही चलते रहेगा। तो यही 2 वैल्यूज़ आ रही है हमारी, ठीक है। ये हमारी क्या है, मिनिमम वैल्यू है, और ये हमारी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो हमें क्या निकालनी थी, मैक्सिमम, तो आंसर आ गया 1/2। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये तुम डबल डेरिवेटिव टेस्ट भी कर सकते हो, पर मैंने ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि MCQ था एक और चीज़, शॉर्टकट। इसका शॉर्टकट क्या होगा यार, मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 2 sin x cos x, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू कितना, sin 2x, ठीक है। ज़रा मुझे ये बताओ, साइन ऑफ एनीथिंग 2x भाड़ में गया, साइन t मानो इसे, ये मैक्सिमम कितना होता है, 1 के बराबर, तो 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ गया 1/2, समझ रहे हो। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 अपना। एट x = 5π/6 f(x) = 2 sin 3x + 3 cos 3x इज, तो पूछा कि ये मैक्सिमम है क्या या मिनिमम है या 0 है या नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। सबसे पहले f(x) लिखा, f' लिखा, इसको 0 पुट कर दिया, 6 cos 3x माइनस 9 sin 3x को 0 पुट कर दिया, तो 6/9 की वैल्यू आ गई tan 3x। ऐसा क्यों, बहुत सिंपल यार, इसको इक्वल टू ये करो, हटाओ, ठीक है, इस 9 को इधर ले जाओ, cos को इधर ले जाओ, तो tan आ गया मेरा। अगर मेरा tan 3x 6/9 है, तो tan 3x कितना हो जाएगा, इससे काट लो, 1 कहते हैं 3 से काटो तो आंसर आएगा 2/3। क्या गजब कैलकुलेशन कर रखी है यार मैंने भी, कमाल है, इतनी गंदी कैलकुलेशन तो मैंने कभी नहीं की। तो इसको चेंज करते हैं यार, सबसे पहले तो हमारा आंसर आ गया देखो 2/3, ये चीज़ आ रही है 2/3। तो मुझे ये बताओ, फिर इसको मैं ये लिख सकता हूँ बाद में, यहाँ साइड में मैं ये लिख सकता हूँ कि tan इनवर्स 2/3 की वैल्यू कितनी है, 3x के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 1/3 tan इनवर्स 2/3, ठीक है। तो ये 2 है यहाँ पे एक, तो मुझे बताओ, ये मेरा एक स्टेशनरी पॉइंट है,
कोई ये नहीं है x इज इक्वल टू 5π/6, नहीं नहीं नहीं, तो ये तो बिल्कुल ही अलग है। तो इसका मतलब यार हमारा आंसर डी है, नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। इस पॉइंट पे कुछ नहीं हो रहा हमारा, सिर्फ इस पॉइंट पे हो रहा है जो हमारा ये आ रहा है ना, एंड इट इज़ नॉट क्लियरली नॉट इक्वल टू 5π/6। देखो 5π/6 हमारा होता है कितना है, 5π/6 कितना होता है, पाई माइनस π/6, ठीक है। तो हमारा पाई माइनस 30 बेसिकली, तो 150 डिग्रीज, तो tan 150, ऐसा तो कोई आंसर आएगा नहीं 2/3 तो, राइट। अब हम करते हैं अपना 57th क्वेश्चन। मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू -x³ + 3x² + 9x - 25 27s। अब ये एक थोड़ा सा ठीक ठीक क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक ठीक, ज़्यादा फाड़ नहीं है बट ठीक ठीक। सबसे पहले हमने लिखा y, हमने कर दिया उसे डिफरेंशिएट। मुझसे पूछा है मैक्सिमम स्लोप, मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी। सबसे गलती पता है क्या करेंगे बच्चे, इसको तो 0 पुट कर देंगे हम, और फिर जो वैल्यू आएगी उसको इसमें डाल देंगे ताकि मैक्सिमम वैल्यू निकल जाए। नहीं नहीं नहीं, हमें स्लोप को मैक्सिमाइज़ करना है, तो अब इसको भूल जाओ, ये गया भाड़ में, ये निकला। अब हमें इसे मैक्सिमाइज़ करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करो, इस चीज़ को y"0 करो, ठीक है। तो इसको हमने डिफरेंशिएट किया, 0 की पुट किया, x इक्वल टू 1 आ गया। अब ये जो 1 वैल्यू है ये इसमें डालनी है हमें, ये हमें नीचे वाले में डालनी है, ये भाड़ में गया अभी, ठीक है। तो आंसर आ गया 12, तो मेरा 12 है बी, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 59। 59 में मुझसे पूछा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/x रेज टू द पावर x कितनी होगी। तो यार क्वेश्चन नंबर 58 इज़ ऑलरेडी डन इन AOD। ये 58 मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये था, x रेज टू पावर x। तो ऑलमोस्ट सिमिलर काम करना है हमें। कैसे, सबसे पहले हमने y लिखा। अब क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन करनी है, तो किसी भी फंक्शन f(x), ढंग से लिखता हूँ मैं, f(x रेज टू पावर gx) जब तुम्हें दे रखा हो y की वैल्यू, तो इसके डिफरेंशिएशन तुम कैसे करते थे, लॉग लेके। तो हमने लॉग ले लिया दोनों साइड्स, तो log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ 1/x रेज टू पावर x। अब log में क्या होता है, जो ऊपर पावर होती है जंप होकर बाहर आ जाती है, तो हमने बाहर निकाला। अब यार 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, x रेज टू पावर -1 डेफिनेटली, और फिर से पावर जंप होकर बाहर आ जाएगी हमारी, तो ये बाहर आ गई। तो आंसर कितना हुआ हमारा, -x log x हमारे log y की वैल्यू है। अब इनको डिफरेंशिएट कर दो log y और -x log x को, तो इसकी डिफरेंशिएशन कितनी होती है, 1/y, चेन रूल से dy/dx, ये हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ। तो पहले तो माइनस को तो बाहर ले लो, फिर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x, और माइनस अगेन यहाँ भी आएगा log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, जो हमारी 1 होती है। फिर x और x को काट दो तो आ गया 1। अब मैंने क्या किया, इस y को इधर ले गया और माइनस को भी बाहर निकाल लिया, तो -y ब्रैकेट में 1 + log x। dy/dx को 0 पुट कर दो मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो dy/dx 0 पुट कर दिया, तो इसको हमने 0 पुट कर दिया। तो ये तो 0 कभी हो नहीं सकता, ऐसा क्यों, क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर एनीथिंग 0 नहीं होता, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल हमारा ये चीज़ 0 ना हो, और ये नहीं हो सकती कभी 0। तो log x + 1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या आएगा हमारा, log x की वैल्यू आ जाएगी -1, यानी कि e रेज टू पावर -1 की वैल्यू आ जाएगी x, तो x की वैल्यू आ गई 1/e। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी हमसे, देखो पिछली बार ये पूछा था, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पूछा था आई गेस, इसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। तो y ऑफ 1/e कर दो, तो y क्या है हमारा ये है, यहाँ 1/e डाल दो x की जगह, तो आंसर आ गया मेरा ये। इस e को ऊपर ले जाओ, e रेज टू पावर 1/e, सी इज़ द करेक्ट आंसर। कुछ हाँ, ये ई रेज टू पावर 1/e है, मैं कंफ्यूज होकर सोचा ये लिखा है 1/e रेज टू पावर e, ऐसा नहीं है, ये है हमारा e रेज टू पावर 1/e, ठीक है। अब करते हैं अपना 60th क्वेश्चन। यार 60 से लेकर 64 पे फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं हमें, ठीक है। फर्स्ट हमारा है द कर्व y इज इक्वल टू दिस एंड x इज इक्वल टू दिस टच ईच अदर एट द पॉइंट। यार ये क्वेश्चन गलत है, वैसे पता है गलत क्यों है, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो कभी भी दो कर्व्स टच कब करते हैं, देखो या तो इंटरसेक्ट करते हैं वो, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाता है इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। टच जब करते हैं ना, तो टच में क्या प्रॉपर्टी होती है हमारी, कि एक तो वो पॉइंट कॉमन है दोनों में, ठीक है, और अगर हम टेंजेंट पास करेंगे तो दोनों का स्लोप भी सेम होगा उस टेंजेंट पे। तो ये एक ईजी तरीका रहता है फिर निकालने का। तो हमने क्या किया यार, देखो इसका स्लोप निकाला, इसका स्लोप निकाला, डिफरेंशिएट करके दोनों को इक्वेट कर दिया। देखो इक्वेट किया, तो एक्स की 2 वैल्यूज़ आ गई। तो यार मुझे ये बताओ कि कर्व 2 जगह भी टच कर सकता है वैसे तो, हाँ ये देखो कर्व हमारा है, उसके स्लोप्स इक्वेट हुए अभी। ध्यान रखो कर्व अगर हमारा टच कर रहा है ना, तो मान लो ये एक पॉइंट है कोई भी, यहाँ हमारा ये जा रहा है, मुझे ये बताओ इन दोनों में ये इनका स्लोप सेम है, बस इस कर्व में ये मैंने एक एक्सेप्शन बनाया है, एक और टेंजेंट निकलेगा, तो हमें इसको अवॉइड करना था। तो देखो सीन अब ये है, अगर मैं x इक्वल टू 3 डालता हूँ इसमें, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, हम चाहते हैं अपना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना, क्योंकि वो दोनों कर्व्स पे है भी, तो इसका मतलब एग्जिस्ट भी करेगा। x इक्वल टू 3 को अगर मैं इस कर्व पे डालता हूँ तो मेरे y की वैल्यू कुछ और आती है 34, और x इक्वल टू 3 को अगर मैं इस कर्व में डालता हूँ तो y की वैल्यू कुछ और आती है 37। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना यार, फिर ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉइंट तो सेम ही होना चाहिए जब दोनों कर्व्स पे है। तो ये तो क्वेश्चन या तो गलत लिखा ही है, यहाँ हमारा अगर 34 आता
यानी कि ये हमारा 13 की जगह 10 होता तो क्वेश्चन सही हो जाता। ऑल्सो अगर मैं इस पॉइंट को भी ट्राई करूँ, ठीक है, इसको ट्राई करके पहले इसमें डालूँ तो y मेरे को कोई और वैल्यू देगा, इसको अगर मैं इसमें डालूँ तो y मेरे को कोई और वैल्यू देगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि टच कर रहे हैं तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेम होगा हमारा। तो क्वेश्चन इज़ रॉन्ग। अगर हमारा y ये होता ना, यहाँ 10 आता तो मैं कह सकता था कि हाँ 3,34 पे हमारा कर्व टच कर रहा है। ठीक है, अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 61। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू tan x एट 0,0 s। तो y को लिख दो tan x, dy बाई डी एक्स हमारा आ गया sec स्क्वायर x, तो माइनस डी एक्स बाई डी वाई कितना आ गया -1 अपॉन दिस यानी cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। ऐसा क्यों, हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 0,0 तो यहाँ 0 डाल दो, तो cos स्क्वायर 0 1 -1 ये हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल है। तो हमसे पूछा क्या है, अच्छा हमसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा है। अरे बाप रे, ये मैं मिस कर दिया। चलो अभी करते हैं यार, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, मेरा स्लोप है -1, ठीक है, मेरे पॉइंट्स क्या है, मेरे पॉइंट्स है 0,0, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से y माइनस y1 इज इक्वल टू m नॉर्मल x माइनस x1। तो y माइनस 0 इज इक्वल टू -1 x माइनस 0, तो कितना आ गया, y इज इक्वल टू -x और y इज इक्वल टू x। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, यहाँ लिख देते हैं y इज इक्वल टू x। ओके, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 62। 62 में क्या दे रखा है, द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द फंक्शन f x इज इक्वल टू sin x माइनस a x प्लस b इंक्रीजेज ऑन r। देखो यार, मतलब मुझसे ये पूछ रहे हैं a की ऐसी वैल्यूज बता ही दो तुम सच दैट ये हमेशा ही इंक्रीज करे इररिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो एफ एक्स मैंने ये लिखा, एफ डैश एक्स मैंने लिख दिया cos x माइनस a। फॉर एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज ग्रेटर दैन 0, ठीक है। इंक्रीजेज ऑन r पूछा है मुझसे, तो स्ट्रिक्टली ही हो गया बेसिकली। मुझे ये बताओ, अगर मेरा cos x माइनस a ग्रेटर दैन 0 यानी कि cos x मेरा a से बड़ा है, ज़रा मुझे ये बताओ अगर मेरा cos x जो है वो -1 से बड़ा होता है, cos x क्या है, -1 से बड़ा होता है, -1 से लेकर 1 तक ही रखता है वो अपनी लिमिट। तो अगर मैं a को कुछ ऐसा नंबर ले लूँ सच दैट जो मेरा a है वो -1 से छोटा है, तो जो cos x है वो a से तो बड़ा ही होगा। यार मेरे कहने का ये मतलब है cos x तो -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है। a को अगर सपोजली मैं ले लेता हूँ कि -2 डाल दूँ या कोई भी ऐसा नंबर ले लूँ मैं a, ठीक है, सच दैट जो मेरा cos x है वो a से हमेशा ही बड़ा हो। अब तुम ये बोलोगे यार अगर मेरा a मान लो 0 है और cos x मेरा 1 है, तो फिर भी जो मेरा cos x माइनस a है वो ग्रेटर दैन 0 तो होगा। बट नहीं, मुझे हर वैल्यूज़ पूछी है कि हमारा फंक्शन r पे इंक्रीज करे, तो a की ऐसी वैल्यू बताई दो जिसमें फिर मेरे को फ़र्क ना पड़े cos x में मैं x की जगह कुछ भी डालूँ। तो इसलिए मेरा cos x जो है, जो हमारा a है वो -1 से कोई भी छोटा नंबर होगा। क्या समझ आ रहा है यार तुम्हें, क्योंकि अगर -1 से कोई भी छोटा नंबर हो तो cos x तो उससे बड़ा है ही, पक्का है, ठीक है, हमेशा बड़ा होगा इससे। ये इक्वेशन थी हमारी, ठीक है। करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 63, जो लास्ट क्वेश्चन है यार हमारा पूरा ए ओ डी का, ठीक है। इसके बाद इंटीग्रेशन होगी, फिर ए ओ आई होगा। तो जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स वो क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x4, एक्स इज ग्रेटर दैन 0, इट डिक्रीजेज इन द इंटरवल। कौन सा इंटरवल है, तो मैंने फंक्शन लिखा सबसे पहले, इसको मैंने क्या किया, ब्रेक कर दिया, तो आंसर आ गया ये माइनस ये। इसके बाद हमारा एफ डैश एक्स क्या होगा, इसकी डिफ्रेंसिएशन ये और फिर इसकी डिफ्रेंसिएशन ये। फॉर एफ एक्स टू बी डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज लेस दैन इक्वल टू 0 और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए लेस दैन 0, ठीक है। तो इसको हमने लेस दैन इक्वल टू 0 कर दिया। अच्छा मेरा देखो x इक्वल तो हो ही नहीं सकता था, चलो वो चीज़ अलग है। तो इसमें मैंने क्या किया, 4 को बाहर निकाल लिया, इसको मैं यहाँ ले गया, तो इसको मैं इधर ले गया। उसके बाद मैंने x को काट लिया, x क्यूब को ऑब्वियसली काट सकता हूँ, एक पॉजिटिव नंबर है x मेरा। तो 1/x स्क्वायर इज ग्रेटर दैन 1, तो x स्क्वायर इज ग्रेटर दैन 1 आ गया मेरा, यानी कि मेरा x -इन्फिनिटी से 1 तक या फिर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है, बट मेरा x पॉजिटिव है, तो ये चीज़ तो कट गई मेरी, ठीक है। गलती मत करना, एग्जाम में इस चीज़ के आधे नंबर कट सकते हैं। बट x इज इक्वल टू 0, सो x बिलोंग्स टू 1 to infinity फॉर इंक्रीजिंग, बट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये कब होता है हमारा 0, एट जस्ट 1 पॉइंट x इज इक्वल टू 1। देखो यार कहने का मेरा ये मतलब है, ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन सिर्फ ग्रेटर दैन 0 पे हो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हमारा ये भी हो सकता है, सॉरी एफ डैश एक्स अगर मेरा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है ना, तो तब भी मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो सकता है अगर जहाँ जहाँ वो 0 हो रहा है ना वो इंडिविजुअल पॉइंट्स हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ मेरा देखो एफ डैश एक्स 0 कब हो रहा है, ये मेरा एफ डैश एक्स है ना, ये रहा, ये चीज़ रही। तो ये मेरा 0 यार कब के बराबर हो रहा है, जब मेरा एक्स स्क्वायर 1 के बराबर हो रहा है, यानी कि मेरा एक्स जब एग्जैक्टली 1 के बराबर हो, तो एक ही ऐसा पॉइंट है। तो इसको हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन एक्स बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 1 to infinity। क्या बात समझ आ रही है। अब यार क्वेश्चन नंबर 64 इज ऑलरेडी डन इन AOD एग्जाम्पलर
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो। तो इसी के साथ यार हम ख़त्म करते हैं अपना ये वाला चैप्टर, बिल्कुल इसको हमने निपटा दिया, सारी सॉल्यूशन वीडियो हो गई, सब कुछ हो गया। तो बाय बाय एंड टेक केयर।